हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 471 रहस्यमय नरभक्षी। कुछ पलों के लिए लोगन सिर्फ कार्ड और दराज के नीचे स्पाइडर पेंडेंट को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि कार्ड और पेंडेंट क्या करेंगे। जब वह क्रिल्टा शहर की एक अंधेरी गली में जागा तो उसके पास ये कार्ड और स्पाइडर पेंडेंट रह गया था। उसकी सहज बुद्धि ने उसे इन वस्तुओं को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वह अपने अंतर्मन में महसूस कर सकता था कि उसे इनकी ज़रूरत है। फिर भी उनके दिमाग में जो यादें उभरी थीं, उन्होंने लोगन को कार्ड और पेंडेंट को छूने से रोक दिया। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा डेविड, लोगन ने बुदबुदाया। या जो भी तुम्हारा नाम है। लोगन ने दराज बंद की और कमरे से बाहर चला गया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव वाले अपने हाथों में कई तरह के अस्थायी हथियार लिए हुए थे। आदमी, औरत, बच्चा, हर किसी के पास कोई न कोई हथियार था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी लोगन के पास आया, उसके सिर के पीछे खुजलाते हुए। सॉरी लोगन, वे सभी तुम्हारा पीछा करने के लिए बहुत अड़े हुए हैं। वे सभी यह जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हथियारों के साथ ग्रामीणों को देखकर उसे रॉस की टीम की याद आ गई। हालांकि लोगन ने कई भाड़े के सैनिकों के साथ काम किया और उनमें से कई को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन मरे हुए द्वीप पर जो हुआ वह आज भी उसे परेशान करता है। वह डेविड के सामने बहुत तुच्छ और शक्तिहीन महसूस करता था, एक ऐसी इकाई जो शून्य रेखा के अंदर जादू का उपयोग कर सकती थी। रॉस और टीम सबसे अच्छे थे, फिर भी वे डेविड के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसने कुछ ही सेकंड में उन्हें मार डाला। अगर वह चाहता तो वह लोगा को मार सकता था। किसी कारण से डेविड ने उसे कार्ड और पेंडेंट के साथ जीवित छोड़ दिया। मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता, लोगन ने आह भरी। हम इस लोगन को खत्म कर रहे हैं। हाँ, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। चलो चलें, ग्रामीणों ने हिंसक रूप से चिल्लाया। चिंतित और डरे हुए होने के बाद अब ग्रामीण क्रोधित हो गए। उन्होंने उन लोगों से निपटने का फैसला किया जो उनके पड़ोसियों और दोस्तों को मार रहे थे और उनका अपहरण कर रहे थे। ये जोखिम भरा और खतरनाक है। नहीं, सभी गांव वालों ने एक स्वर में चिल्लाकर लोगन को बीच में टोका। वह एक अच्छा नेता था और गांव वाले उसका सम्मान करते थे, इसलिए वे उसका अनुसरण कर रहे थे। हालांकि वे अब पीछे नहीं रह सकते थे। हर कोई बाहर जाकर उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो अपहरण के लिए जिम्मेदार था। उनकी आंखों में संकल्प देखकर लोगन को एहसास हुआ कि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जेरी, यहाँ रहो और टेस का ख्याल रखो, लोगन ने अपने पीछे खड़े बूढ़े आदमी से फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी जानता था कि लोगन अपनी पत्नी टेसा से कितना प्यार करता है। यह अफसोस की बात थी कि टेसा बीमार पड़ गई और लकवाग्रस्त हो गई। गांव के चिकित्सकों ने लोगन को बताया कि यह लाखों बीमारियों में से एक है जिसका कोई इलाज नहीं है। कई लोगों ने लोगन को दूसरी शादी करने और बच्चे पैदा करने की सलाह दी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उसकी स्थिति के बावजूद लोगन उससे हमेशा की तरह प्यार करता था। बेशक। सब लोग बाहर प्रतीक्षा करें, मैं 1 मिनट में आपके पास आऊँगा। जब गांव वाले हॉल से चले गए तो लोगन ने बूढ़े आदमी को अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से देखा। उसके सामने खड़ी निडर नेता की दीवार ढह गई, जिससे लोगन का कमज़ोर पक्ष सामने आ गया। मेरे पीछे आओ। बूढ़ा आदमी लोगन के पीछे उसके बेडरूम में गया और उसने टेसा को शांति से सोते हुए देखा, या कम से कम बूढ़े आदमी को लगा कि वह शांति से सो रही है। बूढ़े आदमी ने देखा कि लोगन अलमारी खोल रहा है और जल्द ही उसने एक काला कार्ड और एक पेंडेंट निकाला। अगर मैं वापस नहीं आता तो इसे क्रिल्टा में एच नाम के आदमी के पास ले जाओ और डेविड के बारे में पूछो। लोगन खुद भी अपने आदेश के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया। मुझे इस जेरी के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी चीज़ हमारे ऊपर मंडरा रही है, लोगन ने अपनी आवाज़ कम की और बूढ़े आदमी से कहा। हैरानी से बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मैं भी लोगन, जैसा मैंने कहा वैसा करो। कभी कभी हमें एक बुराई को दूसरे को हराने के लिए ज़रूरत होती है। बूढ़े आदमी को उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ में नहीं आया। लोगन ने एक बार फिर अपनी नज़र अपनी पत्नी की ओर घुमाई। उसका ख्याल रखना, बूढ़े आदमी ने उसे कंधे पर थपथपाते हुए लोगन की आवाज़ लड़खड़ा गई। तुम्हें जाना चाहिए, गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। लोगन ने सिर हिलाया, हॉल से बाहर निकल गया। उसने अपनी पीठ पर सिर्फ अपना वॉहेमर रखा था। उसने कवच भी नहीं पहना था क्योंकि कवच उसकी हरकतों को सीमित कर देता, जिससे उसके हमलों की शक्ति कम हो जाती। तेज बारिश आसमान से बरस रही थी और हर कोई भीग चुका था। फिर भी गांव वालों ने बारिश की परवाह नहीं की। वे इससे बहुत थक चुके थे। इस समय वे केवल अपराधी को ढूंढना चाहते थे और डर में जीना बंद करना चाहते थे। बच्चों को घर पर छोड़ दो। लोगन खुद को बच्चों के झुंड को ऐसी जगह ले जाने के लिए नहीं ला सका जो मौत का जाल हो सकता था। गांव वालों में से ज़्यादातर बच्चे 12 से 15 साल के बीच के थे। वे लड़ना चाहते थे, लेकिन लोगन का उन्हें अपने साथ लाने का कोई इरादा नहीं था। गांव वालों ने कुछ मिनट सोचने में लगाए और बच्चों को पीछे छोड़ने का फैसला किया।
बेशक गर्म खून वाले बच्चों ने मना कर दिया और जंगल में उनके साथ जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब कुछ कहने और करने के बाद लोगन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगल की ओर अपना रास्ता बना लिया। गांव के शिकारी मोट ने डेवी द्वारा छोड़े गए खून के निशान का पीछा किया। भारी बारिश की वजह से मोट को छोड़कर कहीं भी निशान नहीं दिख रहे थे, जो एक विशेषज्ञ ट्रैकर था। उसकी मदद से वे निशान का अनुसरण करने में सक्षम थे। बारिश इतनी भारी थी कि अनजाने में पकड़े जाने का मतलब था त्वचा तक भीग जाना। प्रत्येक बूंद कार्टून के आंसू जितनी बड़ी थी और वे ऐसे गिर रहे थे जैसे गुरुत्वाकर्षण एक पायदान ऊपर हो गया हो। बिजली की चमक ही उनका एकमात्र प्रकाश स्रोत थी जिसने उनके सामने का रास्ता रोशन किया और मोट को खून के निशान का पता लगाने में सक्षम बनाया। बड़ी मुश्किल से निशान का अनुसरण करते हुए वे अपने गांव से बहुत दूर जंगल में पहुंच गए। आमतौर पर शिकारी मांस के लिए शिकार करने और उपचार के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल में जाते थे। जंगल बहुत बड़ा, घना और विविधतापूर्ण था। इसकी छतरी में जूनिपर, बर्च और कॉटनवुड के पेड़ थे, जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी में कई तरह के फर्न के पनपने के लिए प्रकाश के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करते थे। कभी कभी पेड़ पर कुंडलित शाखाएं लटकी होती थीं और कई तरह के फूल जो बिखरे हुए और विरल रूप से उगते थे, अन्यथा एक समान पृष्ठभूमि के विरुद्ध अलग से खड़े होते थे। उस समय टहनियों के टूटने की आवाज़ के ऊपर जानवरों की आवाज़ों का मिश्रण, जो ज़्यादातर घूमते हुए जानवरों की थी, हवा में गूंज रही थी और बारिश से आने वाली आवाज़ की बौछार के साथ तालमेल बिठा रही थी। लोगान के लिए यह उसे मरे हुए द्वीप की बहुत याद दिलाता था। मरे हुए द्वीप के बारे में अपने दिमाग में सभी विचारों को एक कोने में रखते हुए वह मोड़ के पीछे चला गया। गांव वालों के लिए मुश्किल से कोई रोशनी थी जिससे वे देख सकें कि उनके सामने क्या था। चारों ओर घना अंधेरा था। शुक्र है वहां कुछ फ्लोरोसेंट मशरूम थे जो अस्पष्ट लाल रंग में चमक रहे थे, जिससे आसपास का वातावरण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था। अचानक लोगन ने अपना हाथ उठाया और गांव वालों ने अपने कदम रोक लिए। शश, लोगन ने लोगों को चुप रहने के लिए कहा। जब गांव वालों ने हिलना डुलना बंद कर दिया और एक दूसरे से फुसफुसाना बंद कर दिया, तो उन्हें एक अस्पष्ट अवर्णनीय ध्वनि सुनाई दी जो निकट दूरी से आ रही थी। लोगान ने ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया। जितना अधिक उसने सुना, उतना ही ऐसा लगा कि कोई किसी चीज पर दावत उड़ा रहा है। लोगान, मोट, एक शिकारी जिसने चुपचाप लोगान को लबादा पहना हुआ था। ये किसी भी जानवर की तरह नहीं लगता जिसे मैं जानता हूँ। हो सकता है कि इसी ने डेवी और उसके आदमियों को मारा हो। अगर ऐसा है तो हम इसे भागने नहीं दे सकते। ये लोग रणनीतिकार या प्रतिभाशाली नहीं थे, इसलिए ये सोचने के बजाय कि जो कुछ भी उनके गांव के सबसे प्रशिक्षित लोगों को मारता है वह उन्हें आसानी से मार सकता है, उन्होंने इसे घेरने का फैसला किया, ये सोचकर कि उनके पास संख्या का लाभ है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे संख्या में कम हो सकते हैं या जाल में फंस सकते हैं। ये ग्रामीण मूर्ख थे और लोगन ये जानता था। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा वह खुद रणनीतिकार नहीं था या शक्तिशाली संस्थाओं से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं था। गांव का नेता बनने के बाद से उसके सामने सबसे कठिन चुनौती एक 7 फुट का भूरा भालू था जो गांव के पास शिकार के मैदानों में आतंक मचाता था। मॉड, उनमें से कुछ को ले लो और जाल बिछाने की कोशिश करो। जो भी हो, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। गांव वाले धीरे धीरे लोगन के पीछे पीछे आवाज की दिशा में आगे बढ़े। गांव वालों का एक और समूह मॉड के पीछे पीछे दूसरी दिशा में चला गया ताकि जो भी आवाज कर रहा हो उसे घेर कर पकड़ लिया जाए। गांव वालों ने अपने हाथों में थैले, क्लब और अस्थायी भाले कसकर पकड़ रखे थे। उनकी संख्या ने उन्हें जो कुछ भी उनके सामने था उसका सामना करने की ताकत और साहस दिया। हालांकि उनकी हिम्मत और ताकत तब टूट गई जब उन्होंने एक लबादा पहने व्यक्ति को एक शव के अंतड़ियों पर दावत उड़ाते देखा। लबादा पहने व्यक्ति ने किसी तरह की लाल धुंध छोड़ी जिसने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और उस रोशनी में गांव वालों ने चारों ओर पड़े शवों को देखा। लबादा पहने व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हरकतें लगभग ऐसी लग रही थीं जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जैसे ही वह खड़ा हुआ, गांव वालों को ठंड का एहसास हुआ। उनके सामने मौजूद इस एल नर की आंखें सांप की तरह थीं जो माणिक की तरह चमक रही थीं। उसके घने, सीधे, सफ़ेद बाल मध्यम लंबाई के थे और बाहर की ओर तैर रहे थे। उसके सिर को ढंकने वाले लबादे से, उसके चारों ओर लाल धुंध से पैदा हुई रोशनी की चमक में उन्होंने उसकी चाक सी सफ़ेद त्वचा, कंकाल जैसा पतला शरीर और अस्वाभाविक रूप से लंबी उंगलियों वाले लंबे, पतले हाथ देखे। इतना खून, इतना कम समय, लबादा पहने व्यक्ति ने स्पष्ट, ठंडी और ऊंची आवाज में कहा। तुम क्या हो? लोगान ने सबसे पहले उस डरावने राक्षस से सवाल किया, क्योंकि लोगान को एक और डरावने व्यक्ति से मिलने का अनुभव था। एक मवेशी को सवाल नहीं पूछना चाहिए। लबादा पहने व्यक्ति ने एक खतरनाक हंसी निकाली। वह छोटा बच्चा कैसा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए दावत करने के लिए अपना पूरा गांव लेकर आएगा। लबादा पहने व्यक्ति की बात सुनकर गांव वाले कांप उठे। मुझे लगता है कि तुम लड़ना चाहते हो, हालांकि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम विरोध मत करो।
ये तुम्हारी मौत को और भी दर्दनाक बना देगा। जैसे ही उसने कहा, आकृति ने अपना लबादा उतार दिया, जिससे उसका खोपड़ी जैसा चेहरा और दो लंबे कुत्ते के दांत दिखाई देने लगे, जो उसके मुस्कुराने पर नंगी आंखों से और भी लंबे दिखाई देने लगे। हुश! पलक झपकते ही लबादा पहने आकृति ने खुद को लाल रंग की धुंध में बदल लिया। वह उनकी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे एक युवक का गला काटते हुए देखा। जब आकृति ने युवक को चूसा तो गांव वाले चिल्ला उठे। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उससे डरकर गांव वाले दंग रह गए। जब वे कांपते हुए खड़े थे तो उस आदमी ने खून चूस लिया। बस ऐसे ही वह युवक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कोई भी गांव वाला उसे पहचान नहीं पाया। वह मम्मी बन गया था। युवा खून, कितना तरोताज़ा! आदमी ने अपने मुंह से टपकते खून को चाटा। होंठ! चलो दावत शुरू करते हैं। अध्याय 472 महान पिशाच। युवक के ममीकृत शरीर को जमीन पर गिरते देख गांव वाले भयभीत हो गए। पानी में लिखे शब्दों से भी तेजी से उनकी हिम्मत कम होती जा रही थी। वह जादू का इस्तेमाल कर रहा है। गांव वाले कांप उठे। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने गांव वालों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी संख्या और हाथों में हथियारों के बावजूद वे डर से कांप नहीं रहे थे। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो जाओ। ये देखते हुए कि गांव वाले घबराने की कगार पर थे, उसने उन्हें वहीं रहने का आदेश दिया, हालांकि वह खुद अपने दिल में डर महसूस कर रहा था। लोगन ने देखा कि जादू वाला आदमी उच्च प्रशिक्षित सैनिकों के साथ क्या कर सकता है। रॉस और उसकी टीम के पास जादू का इस्तेमाल करने वाले डेविड के सामने कोई मौका नहीं था। इन गांव वालों की तो बात ही छोड़िए, इनमें से ज्यादातर ग्रामीणों के सामने सबसे खतरनाक खतरा खेत के चूहे थे। तुम जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोगन ने उस आदमी से बातचीत करने की कोशिश की ताकि वह भागने की योजना बना सके। लोगन को एहसास हुआ कि लोगों की जान जाने वाली है। फिर भी लोगन जितना हो सके हताहतों की संख्या को कम करना चाहता था। लोगन की बात सुनने के बाद आदमी की मुस्कान ठंडी हो गई। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, कोई भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस आदमी के पास एक शक्ति थी जिससे वह दिल की धड़कन का इस्तेमाल करके झूठ का पता लगा सकता था। उसे कोई धोखा नहीं बल्कि सच्चाई का एहसास हुआ। यह कोई धोखा नहीं है। तुम्हारी तरह उसने भी जादू का इस्तेमाल किया। लोगन ने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींचने की योजना बनाई। इससे ज़्यादातर ग्रामीण उस इलाके से भाग सकते थे जबकि वह उस आदमी से लड़ता। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह आदमी कितना शक्तिशाली था। सबसे अच्छी स्थिति में वह कुछ मिनटों के लिए आदमी से लड़ने में सक्षम होगा। सबसे खराब स्थिति में आदमी तुरंत उसे मार देगा और सभी ग्रामीणों का वध कर देगा। उसने तुम्हें क्यों नहीं खाया? आदमी उत्सुक था। जहां तक वह जानता था, केवल उसकी तरह के लोग ही शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हालांकि उसकी तरह के लोग किसी भी गवाह को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस तरह वे सदियों तक छिपे रहे। अगर लोगन ने जो कहा वह सच था, जो उसके दिल की धड़कन के अनुसार मामला लग रहा था, तो जादू उपयोगकर्ता ने उसे जीवित रहने दिया। ऐसा नहीं लगता था कि उसकी तरह का कोई आदमी ऐसा करेगा। लोगन को सिर्फ इस बात से ही उल्टी सी महसूस हुई कि इस आदमी ने उन आदमियों को खा लिया। उसने उन्हें खा लिया और यह भयानक था। लोगन को लगा कि डेविड भयानक है, लेकिन इस आदमखोर की तुलना में वह सामान्य और खुशनुमा लग रहा था। खाने से अगर आपका मतलब उन्हें खाने से था, तो उसने ऐसा नहीं किया। आदमी को फिर से झटका लगा। उसके जैसे लोग हमेशा हमेशा और हमेशा अपने शिकार को खाते थे। खून और मांस खाना उनकी जीवन रेखा थी। इसके बिना उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बजाय उसने हमें उसकी सेवा करने का मौका दिया। लोगन उस आदमी के माथे पर काली रेखाएं और भी गहरी होती जा रही थीं। अगर तुम हमें मार दोगे या किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचाओगे तो वह युद्ध छेड़ने पर विचार करेगा। आदमी ने तुरंत ही झल्लाकर कहा, क्योंकि उसे लोगन का झूठ समझ में आ गया था। झूठ! वह आदमी पैंथर की तरह लोगन पर झपटा। डिंग! आदमी ने लोगन की हरकतों को कम करके आंका। लोगन के वॉरहैमर ने उस आदमी की उंगलियों को मारा जो अब लंबे तीखे पंजों में बदल गई थीं। बुरा नहीं, आदमी ने कुछ मीटर पीछे कूदते हुए धमकी भरे अंदाज में हंसते हुए कहा। एक मरे हुए आदमी के लिए, उसने कहा। एक बार फिर लोगन पर झपटा। इस बार उसकी गति कई गुना बढ़ गई। लोगन मुश्किल से उसे देख पा रहा था। डिंग! लोगन की सहज प्रवृत्ति ने उसे खुद का बचाव करने के लिए अपना वॉरहैमर उठाने के लिए मजबूर किया। आर्ग! जब उस आदमी के पंजे उसकी नंगी छाती को खरोंच रहे थे तो लोगन गुर्राया। जिन ग्रामीणों ने अपने प्रिय नेता को उनके लिए खून बहाते देखा, उन्होंने अपने दिलों में, कम से कम अधिकांश के दिलों में, साहस की लौ जलाई। कुछ किसान उस आदमी पर झपट पड़े। हुश हुश हुश! जो ग्रामीण उस आदमी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी हरकत रोक दी। कोई भी उनकी गर्दन के चारों ओर दिखाई देने वाली लाल रेखाओं को नहीं देख सका। जल्द ही उनके सिर गर्दन से अलग हो गए और एक भयानक धमाके की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे।
इससे पहले कि दूसरे ग्रामीण चीख चीख कर प्रतिक्रिया कर पाते, वह व्यक्ति तीनों सिरहीन शवों पर टूट पड़ा और एक पुरुष ग्रामीण के शव में अपने दांत गड़ा दिए। कुछ सेकंड में शव सूख गया, खून से पूरी तरह से सूख गया, बिल्कुल उस युवक की तरह जिसे उसने कुछ मिनट पहले मारा था। वह यहीं नहीं रुका, उसने दूसरे शव को पकड़ लिया, गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और सारा खून पी गया। वह तीसरे ग्रामीण को मारने ही वाला था कि लोगान अपने वॉरहेमर से उस व्यक्ति पर टूट पड़ा। धमाका! वॉरहेमर लक्ष्य से चूक गया क्योंकि व्यक्ति ने उसे चकमा दिया। झटके के पीछे के बल के कारण जमीन थोड़ी हिल गई। इसने जमीन में एक छोटा गड्ढा बना दिया। वह व्यक्ति लोगान की कच्ची ताकत से हैरान था। वॉरहेमर द्वारा बनाई गई शॉकवेव ने कुछ ग्रामीणों को गिरा दिया। लोगन ने जल्दी से खुद को संतुलित किया और उस आदमी का सामना किया, इससे पहले कि वह उनमें से किसी को मार सके। भागो! लोगन चिल्लाया और उस आदमी की ओर दौड़ा। लोगान ने वॉरहेमर को इतनी सहजता से घुमाया जैसे कि वह भारहीन हो। एक इंसान के लिए लोगन मजबूत और तेज था। वह आदमी को और अधिक ग्रामीणों को मारने से रोकने के लिए वॉरहेमर घुमाता रहा। मूर्ख छोटी गाय, आदमी ने हंसते हुए कहा। आदमी ने देखा कि लोगन वॉरहेमर को अव्यवस्थित तरीके से घुमाता रहा। लोगन की हरकतें धीमी और धीमी होती जा रही थीं। आदमी की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। उसने एक हाथ पीछे रखा और दूसरे से लोगन के हमले को रोका। वह आदमी काफी शांत लग रहा था और लोगन के साथ खेल रहा था। धमाका! आह! इस बार वह आदमी चिल्लाया जबकि वह कई मीटर पीछे पेड़ पर जा गिरा था। लोगन ने थक जाने और अपना संतुलन खोने का नाटक किया। सौभाग्य से वह आदमी उस चाल में फंस गया। जब उसने अपना बचाव छोड़ दिया और घमंडी व्यवहार किया तो लोगन ने उस पल का फायदा उठाते हुए अपने वॉरहेमर को सीधे उस आदमी की पसलियों में मार दिया। लोगन को लगा कि उसके वॉरहेमर से उसकी दो पसलियां कुचली जा रही हैं। भाग जाओ! लोगन ने एक बार फिर गांव वालों पर चिल्लाया। रक्त की लहर! जैसे ही लोगन ने ये शब्द सुने, गर्म खून की एक लहर ने उसे और गांव वालों को उड़ा दिया। रक्त दिखाई देते ही अस्तित्व से गायब हो गया। हुश! 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 लोगन ने महसूस किया कि एक लहर उसके चेहरे से गुजरी। उसकी सहज प्रवृत्ति ने अपने आप उसका सिर गांव वालों की ओर मोड़ दिया। कमीने! लोगन गुस्से से जल उठा जब उसने देखा कि वह आदमी कई लोगों के सिर काट रहा है। उसने इतनी तेजी से उनका खून चूसा कि 1 मिनट में 10 गांव वालों की मम्मी बन गई। वह जितना ज्यादा खून चूसता वह उतना ही बड़ा होता जाता, उतना ही कम इंसान दिखता। चाक जैसी सफ़ेद त्वचा धीरे धीरे अपनी सफ़ेदी खोती चली गई और मैले भूरे रंग की हो गई। फिर लाल धुंध ने उसे ढंक लिया, शून्य में विलीन हो गया। वे सभी परिवर्तन बहुत स्पष्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी पीठ से अतिरिक्त 3 भुजाएं निकल आई थीं। अपनी 5 भुजाओं का एक साथ उपयोग करते हुए उसने अपने पहने हुए लबादे को फाड़ दिया, जिससे कपड़े के नीचे छिपी त्वचाहीन रक्तरंजित देह प्रकट हुई। इस भयावह राक्षसी को देखकर ही लोगन को मतली महसूस हुई। मैं तुम सभी को खाने वाला हूं, उस आदमी ने एक भयावह राक्षसी आवाज में कहा। इंच दर इंच वह गांव वालों के करीब पहुंच गया। लड़ो! भागो! गांव वालों के एक समूह ने अपने डर को निगल लिया और लड़ने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने जंगल में भागने की कोशिश की। लोगन ने राक्षसी से लड़ने के लिए खुद को उठाया, भले ही वह जानता था कि उनके बचने की संभावना कम हो गई थी। पुलच! ग्रग्गे! आदमी ने अपनी चाल रोक दी क्योंकि उसके मुंह से खून रिसने लगा था। लोगन सहित सभी लोग दंग रह गए। फिर उन्होंने देखा कि राक्षस की छाती से नुकीला स्टील निकल रहा है। मौत! लोगन ने देखा कि मोट शिकारी प्राणी के पीछे खड़ा था और स्टील के भाले को उसमें घुसा रहा था। मोट ने भाला निकाला, लेकिन राक्षस पर बार बार वार किया। छाती में कई बार वार किए जाने के बाद राक्षस ने आखिरकार अपनी आखिरी सांस ली। वह समूह पर गिर पड़ा। यह मर चुका है। हे भगवान, क्या ये वाकई मर चुका है? मोट! ग्रामीण अपने सामने मरे हुए राक्षस को देखकर अचंभित रह गए। कुछ साहसी ग्रामीण शव के पास पहुंचे और उसे लात मारकर देखने लगे कि वह जीवित है या मृत। शव पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उन्होंने सोचा कि यह मर चुका है और उन्होंने अपनी सतर्कता छोड़ दी। मोट! लोगन ने अपने वॉरहेमर की सहायता से खुद को उठाया। उनके चारों ओर फ्लोरोसेंट मशरूम मोट के चेहरे पर भय को उजागर कर रहे थे, लेकिन भय से कहीं अधिक गर्व था। ये बहुत अधिक गंदगी फैलाने वाला है। मोट शरीर से दूर चला गया और लोगन की ओर चला गया। और जैसे ही भीड़ शरीर को घेर रही थी और मोट लोगन से कई कदम दूर था, मोट का सिर लाल धुंध में फट गया। तुम्हें सिर पर हमला करना चाहिए था, राक्षसी आवाज सुनाई दी। जल्द ही वह राक्षस जो वे सभी मरा हुआ समझ रहे थे, उठ खड़ा हुआ। खून की धुंध! सभी ग्रामीण राक्षस से निकलने वाली लाल धुंध में लिपटे हुए थे। आह! ग्रग! आग घे! लाल धुंध से अनगिनत चीखें निकलीं। किसी तरह लोगान राक्षस के उत्पात को स्पष्ट रूप से देख पाया, इसलिए उसने राक्षस की राक्षसीता को रोकने के लिए उस पर छलांग लगाई। इस बार लोगान ने उसे एक बार और मारने की उम्मीद में अपने वॉरहेमर को वास्तव में अराजक तरीके से घुमाया। तुम आखिरी हो, लोगान ने अपने दिमाग में उस आदमी की आवाज़ सुनी।
ये सुनने से ज्यादा एक एहसास था। लोगान ने राक्षस को सभी गांव वालों को मारने से रोकने की कोशिश की, फिर भी उसकी मांसपेशियां हिलने से मना कर रही थीं। उनका स्वाद लेने के बाद मैं गांव की यात्रा करूंगा और तुम्हारी प्यारी पत्नी को खा जाऊंगा। जब लोगान ने अपने दिमाग में ये शब्द सुने तो उसका दिल लगभग उसके सीने से बाहर निकल गया। नहीं, लोगन अपने मन में चिल्लाया, क्योंकि उसकी पत्नी की छवियां और उसके साथ साझा की गई प्यारी यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। वह हताश महसूस कर रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसका शरीर हिल नहीं रहा था। लाल धुंध जल्द ही खत्म हो गई, जिससे ग्रामीणों के ममीकृत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस अब लगभग 12 फीट लंबा हो गया था। हवा सड़ांध हो गई, सड़े हुए अंडे और खून की बदबू आ रही थी। उसके मानवीय लक्षण कहीं नहीं दिख रहे थे और अब वह एक शुद्ध राक्षस, शुद्ध भयानक राक्षस था। लोगन की आंखों से आंसू बह निकले। वह राक्षस पर चीखना, कोसना और चिल्लाना चाहता था। वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो, वह ऐसा नहीं कर सका। उसका मुंह बंद था और हिलने से इनकार कर रहा था। तुम्हारे मूर्ख ये सोचने में कितने मूर्ख हो कि तुम एक महान पिशाच को हरा सकते हो। अध्याय 473 अधीनस्थ सामग्री नहीं। बड़ा पिशाच लोगन की हत्या करने के स्पष्ट इरादे से लोगन की ओर मंडरा रहा था। केवल एक चीज जिसने बड़े पिशाच को ऐसा करने से रोका वह थी लोगन के पास एक अन्य जादू उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी। अगर वह लोगन को अपनी मंडली में लाना चाहता था तो वह अपनी सुरक्षा वापस पाने के लिए इसका लाभ उठा सकता था। मुझे बताओ कि वह कौन है, बड़े पिशाच ने लोगन को धमकाया। उसने लोगन को इतनी सहजता से उसकी गर्दन से पकड़ लिया। एक तंतु जैसी जीभ लोगन के चेहरे को चाटने के लिए आगे बढ़ी। लोगन को घृणा और बीमार महसूस हुआ। किसी भी चीज से ज्यादा लोगन अपनी पत्नी के बारे में चिंतित था। उसका आधा गांव चला गया था और उसे उम्मीद थी कि जो लोग भागना चाहते थे वे बच जाएंगे और सीनेट को बताएंगे कि क्या हुआ। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं है? अपनी आंखें खोलो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया को बचाने के लिए अच्छे लोग ही काफी नहीं हैं। लोगन के दिमाग में डेविड द्वारा कहे गए शब्द घूम रहे थे जब वे पिरामिड के अंदर थे। वह अपने इस फैसले पर पछताए बिना नहीं रह सका कि वह उसके साथ नहीं गया। अगर वह गया होता तो शायद गांव वाले जिंदा होते। मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी से पूछूंगा, महान पिशाच ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों ने लोगन के गुस्से की आग को और भड़का दिया। उसने महान पिशाच की बांह और गर्दन पकड़ ली। लोगन के शरीर की हर मांसपेशी बाहर निकल आए और वह गुर्राया। नसें बाहर निकल रही थीं और बड़े पिशाच की बांह को उसकी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थीं। बड़ा पिशाच लोगन से कहीं ज्यादा ताकतवर था, फिर भी पिशाच लोगन की ताकत से हैरान था। लोगन ने पिशाच की बांह को लगभग हिला दिया। जैसे ही लोगन संघर्ष कर रहा था, पिशाच का नुकीला कान फड़क उठा। भारी बारिश और गरज के बीच लोगन को कोई बड़बड़ाहट की आवाज सुनाई नहीं दी। धमाका! कहीं से आसमान से एक चमकीली किरण निकली। आह! बड़ा पिशाच लोगन को छोड़ते हुए जोर से चिल्लाया। आर खांसी खांसी। लोगन खांसने लगा और पिशाच की तरफ देखा तो वह सचमुच धूम्रपान कर रहा था। आह! पिशाच प्रकाश किरण के केंद्र में खड़ा होकर पीड़ा में चिल्लाया। लोगन ने किरण की दिशा का अनुसरण किया, केवल एक विशाल हवाई जहाज को उनके ऊपर मंडराते हुए देखा। नहीं, पिशाच का शरीर अपने पिछले आकार में सिकुड़ गया। जितनी देर वह प्रकाश में खड़ा रहा उतना ही अधिक धुआं निकल रहा था। लोगन ने अपने वॉरहैमर को पकड़ने की कोशिश की ताकि वह पिशाच को मार सके जब वह कमजोर था। हालांकि पिशाच ने देखा कि उसके हाथ हथौड़े की ओर बढ़ रहे हैं। आर्घे! पिशाच दहाड़ा। इस बार ये पीड़ा की चीख नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में पूरी ताकत जुटाने की चीख थी। फिर अपनी पूरी ताकत के साथ वह स्पॉटलाइट से बाहर अंधेरे में कूद गया। ये खत्म नहीं हुआ है। ये वो आखिरी शब्द थे जो लोगन ने राक्षस से सुने थे, इससे पहले कि वह अंधेरे में गायब हो जाए। रस्सी ले लो! एयरशिप से एक आवाज आए और उसके बाद रस्सियां दिखाई दीं। रस्सी पकड़ने के बजाय लोगन अपने साथी ग्रामीणों की लाशों के पास रेंगता हुआ गया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। सिरहीन ममीकृत शवों को देखकर उसके दिल में जो दर्द महसूस हुआ उससे उसका दिल खून से लथपथ हो गया। वह चाहता था कि चीजें अलग होतीं। सच में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी और जादू करने वाले का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा कि यह डाकुओं का एक समूह या कुछ अपराधी हैं जो लोगों का अपहरण और हत्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह अपने ग्रामीणों की मदद से उनसे निपट सकता है। 1,00,000 सालों में भी नहीं, उसे एक राक्षसी पिशाच से मिलने की उम्मीद थी। यार, रस्सियां ले लो, इससे पहले कि वह चीज वापस आकर जो शुरू किया था उसे खत्म कर दे। एक और कम गंभीर आवाज ने उससे बात की। आखिरकार एक गहरी सांस छोड़ने के बाद लोगन ने अपने सामने लटकी रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही रस्सियां उसे एयरशिप की ओर ले गईं, उसने उसे पकड़ लिया। एयरशिप का निचला हिस्सा धीरे धीरे खुला, जिससे लोगन एयरशिप में जा सका। लोगन, जब वह हवाई जहाज में दाखिल हुआ तो उसने इधर उधर देखने से पहले ही एक जानी पहचानी आवाज सुनी।
बूढ़ा आदमी गैरी दौड़ता हुआ उसके पास आया। गैरी, लोगन बूढ़े आदमी को देखकर राहत महसूस कर रहा था। लोगन, क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने पूछा, हालांकि उसे लग रहा था कि उसे क्या हुआ है। टेस कहाँ है? वह यहाँ है, लोगन ने आह भरी। हम कहाँ हैं? कुछ सेकंड बाद लोगन ने अपने चारों ओर देखते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। वह बिना खिड़कियों वाले एक खाली कमरे में खड़ा था। उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक दरवाज़ा था जहाँ से बूढ़ा आदमी आया। वह दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, बूढ़े आदमी ने उसे खोला और एक भव्य विशाल हॉल को देखा। अगर लोगन को नहीं पता होता कि वह एक हवाई जहाज़ में है, तो वह सोचा था कि यह एक अमीर रईस का घर है। हालांकि लोगन अपने आसपास की समृद्धि में डूबने के मूड में नहीं था, बल्कि उसने अपनी नज़र सोफे पर बैठे आदमी और औरत पर केंद्रित कर दी। वे कोई और नहीं बल्कि टिबेरियस और मैक्सिन थे। आप लोगन होंगे, कृपया बैठिए। लोगन ने देखा कि काले बालों वाली महिला उसे अपने सामने बैठने का इशारा कर रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने जो काले कपड़े पहने थे उन्हें देखकर उसे एक परिचित व्यक्ति की याद आ गई। लोगन जवाब चाहता था और उसे उनसे बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा था। बूढ़ा आदमी और लोगन सावधानी से उन दोनों के पास पहुंचे। बूढ़ा आदमी उनके आसपास सहज लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि वे कौन हैं। लोगन के विपरीत, उसने टिबेरियस के बारे में सुना था लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। आपके गांव के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है, मैक्सिन ने लोगन को सांत्वना देते हुए कहा जब वे उनके सामने अपनी सीट पर बैठे थे। मैं मैक्सिन हूं और यह टिबेरियस है। जिस क्षण उसने टिबेरियस नाम सुना, लोगन आश्चर्यचकित रह गया। वह स्वतंत्रता शहर नामक नए शहर का राजा था। ताजपोशी समारोह तक वे इसे एक राज्य के बजाय एक शहर कह रहे थे। हम उन सभी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते जिन्हें आपने खो दिया है, लेकिन हम उस चीज़ को ढूंढकर मार सकते हैं जिसने ये किया, टिबेरियस ने कहा। एक योद्धा के रूप में टिबेरियस ने लोगन से संपर्क किया और समझा कि वह किस दौर से गुजर रहा था। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि वह गांव वालों को पहले नहीं बचा सका। टेस कहाँ है? किसी भी चीज़ से पहले लोगन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी पत्नी ठीक है। ताली। मैक्सिन ने बस ताली बजाई जब एक नौकरानी टेसा के साथ व्हीलचेयर को धकेलते हुए हॉल में दाखिल हुई। लोगान तुरंत अपनी पत्नी के पास भागा। टेस, बेबी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठा, धीरे से उसका चेहरा सहलाया। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं सका। रोना मत। जब उसने 6 महीने बाद अपनी पत्नी की मधुर मधुर आवाज़ सुनी तो लोगन की मांसपेशियां सख्त हो गईं। आश्चर्य की बात उसके चेहरे पर उभर आई। टेस, लॉर्ड लूसिफर की मेहरबानी। लोगन ने मैक्सिन की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा, उसके दिल में अपनी पत्नी के ठीक होने की उम्मीद जगी। लॉर्ड लूसिफर ने कहा कि तुम उसे डेविड के नाम से जानते हो। लोगन कहना चाहता था कि उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने काले रंग के लबादे पहने हुए देखे तो उसे इसकी उम्मीद थी। डेविड, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। हम उसे लॉर्ड लूसिफर कहते हैं, मैक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लोगन के लिए यह एक आदेश की तरह लग रहा था। द लॉर्ड लूसिफर, क्या वह मेरी पत्नी को ठीक कर सकता है? ये पहली बात थी जो लोगन के दिमाग में आई। चिकित्सकों के अनुसार उसकी पत्नी के लिए कोई इलाज नहीं था। सच कहूं तो जब से उसकी पत्नी बीमार हुई है, तब से लोगन हमेशा सोचता रहता है कि उसे डेविड से किसी तरह से संपर्क करना चाहिए या नहीं। उसके दिमाग में डेविड दुष्ट था। उसने रॉस और उसकी टीम को बेरहमी से मार डाला, भले ही वह उन्हें जीवित रहने दे सकता था। महान पिशाच की तुलना में डेविड एक संत था। तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते? मैक्सिन ने अपनी कलाई हिलाई और उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। जल्द ही डेविड दर्पण में दिखाई दिया। चूंकि उसे किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था, जो कि घोस्ट था, इसलिए उसने मुखौटे का उपयोग करके अपना चेहरा डेविड के चेहरे में बदल दिया। उसने दक्षिणी महाद्वीप में कभी भी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, जिसमें मैक्सिन भी शामिल थी। अजाजिल को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि घोस्ट और लूसीफर एक ही व्यक्ति थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब बुरा हूं, लोगन? माइकल ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए पूछा। तुमने जो देखा वो बहुत बड़ा पिशाच है, लोगन। तुम्हारे गांव के साथ जो हुआ वो दुखद था, लेकिन जल्द ही दक्षिणी महाद्वीप के हर गांव के साथ ऐसा होगा। इस पल तक माइकल पिशाचों की वजह से एक तरह से हैरान था। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम बचे हुए लोगों को फ्रीडम सिटी भेज दो। हालांकि अब ये निर्णय तुम्हें लेना है। मैं तुम्हारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लोगन। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान थे। लोगन को उम्मीद थी कि डेविड उससे उसकी सेवा करने या कुछ और करने के लिए कहेगा। लॉर्ड लूसिफर। लोगन तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। कृपया मेरी वफादारी स्वीकार करें। माइकल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैं मिला था, लोगन। तुम नर्म हो गए हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम्हारी एक पत्नी है और तुम अपने शांतिपूर्ण जीवन से प्यार करते हो। मैं अपने अधीनस्थों में जो आग चाहता हूं वह अब तुम्हारे भीतर नहीं है।
लोगान ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन माइकल के हाथ की लहर ने उसे रोक दिया। अभी भी तुम मेरी सेवा करना चाहते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूं, माइकल ने कहा और मैक्सिम की ओर देखा। उसे विशेष उपचार औषधि दो। हाँ मेरे प्रभु, मैक्सिम ने अपनी कलाई हिलाने से पहले सिर हिलाया। उसके हाथ में एक चमकदार नेवी ब्लू औषधि प्रकट हुई। ये 90% शुद्ध उपचार औषधि नहीं थी जो माइकल ने अपने सभी भरोसेमंद अधीनस्थों को दी थी। 2 बूंद पानी में मिलाकर उसे दे दो। 6 महीने में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसे मेरी तरफ से लोगन के लिए उपहार के रूप में लें। लोगान द्वारा लिए गए निर्णयों और जिस तरह से वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, उसे देखने के बाद माइकल ने लोगान को अपने अधीनस्थ के रूप में न लेने का फैसला किया। माइकल को उम्मीद थी कि उसके अधीनस्थ उसके लिए कुछ निर्दयी कार्य करेंगे। हालांकि लोगान में अब वह निर्दयीपन नहीं था, माइकल ये देख पा रहा था। वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। भविष्य में यदि गार्जियन या स्काईहॉल ने टेसा को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया तो लोगान एक सेकंड में राज खोल देगा। लोगान उसे और उसकी पत्नी टेसा को कल्टीवेटर बनाने की परेशानी के लायक नहीं था। कम से कम लोगन ने आखिरी बार उसकी सेवा की, पिशाच को फुसलाया और माइकल को पिशाचों के अस्तित्व को साबित किया। अपने दिल के नर्म हिस्से की वजह से उसने टेसा को ठीक करने और लोगन को अंतिम उपहार के साथ भेजने का फैसला किया। यह अफसोस की बात थी कि लोगन नर्म हो गया है। अगर उसे टिबेरियस नहीं मिला होता तो माइकल शायद लोगन को अपना अधीनस्थ बना लेता। चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए लोगन के लिए उसकी सेना में कोई जगह नहीं थी क्योंकि टिबेरियस हर पहलू में लोगन से बेहतर था। महत्वपूर्ण बात यह है कि टिबेरियस निर्दयी था और उसकी कोई प्रेम रुचि नहीं थी। अध्याय 474 मृत्युहीन कबीला। दक्षिणी महाद्वीप में कहीं सभ्यता से छिपा हुआ एक डरावना महल स्थित था। इस अविश्वसनीय महल के चारों ओर लगभग एक पूर्ण चक्र में 7 पतले चौकोर टॉवर महल को घेरे हुए थे और गहरे भूरे रंग के पत्थर से बनी किलेबंद मोटी दीवारों से जुड़े हुए थे। दीवारों के चारों ओर चौड़ी खिड़कियां उदारतापूर्वक बिखरी हुई थीं, जो एकदम सही समरूपता में थीं। साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए सम्मिलित ग्रेनेलेशन भी थे। ऊंचे पत्थर के दरवाजों वाला एक विशाल द्वार, एक नियमित पुल और मजबूत सुरक्षा महल के मैदान के प्रवेश द्वार की रक्षा करता था। यह अंदर जाने का एकमात्र आसान रास्ता था, किसी अन्य तरफ से जाना निरर्थक होता। महल के बाहर के खेतों में विभिन्न जानवरों की विशाल हड्डियां बिखरी हुई थीं, आधी उगाई थीं, लेकिन फिर भी अतीत की एक दर्दनाक याद दिलाती थीं। दुनिया को पता नहीं था कि यह महल समय की कसौटी पर खरा उतरा था। यह अच्छी तरह से खड़ा था, लेकिन यहाँ वहाँ दरारें दिखाई देने लगीं। महल दक्षिणी महाद्वीप के किनारे पर स्थित था। ये भूमि अज्ञात थी। स्पष्ट रूप से कहें तो एक समूह द्वारा भूमि के इस हिस्से को चिन्हित करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। द डेथलेस। राचडेल गांव नरसंहार की घटनाओं के अगले दिन एक अंधेरे उदास हॉल के अंदर गौथिक शैली में कपड़े पहने कई आकृतियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठी थीं। उनमें से प्रत्येक ऐसा लग रहा था जैसे वे हेलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हों। मेज पर बैठे 3 पुरुषों ने एंटीक बटन और लाल बनियान के साथ लंबे काले सूट पहने थे, जबकि 2 महिलाओं ने फैंसी काली स्कर्ट, बेल स्लीव्स के साथ लाल टॉप और एक काली टोपी पहनी हुई थी। उनकी पोशाक और मेकअप के नीचे उन सभी की त्वचा चाक सफ़ेद, रक्त लाल होंठ और 2 लंबे नुकीले दांत थे। हमें उसे मार देना चाहिए था, हैन ने कहा। हैन एक धूर्त पिशाच था जो अपने मध्य 30वें दशक के एक आदमी की तरह दिखता था, लेकिन हाल ही में वह 600 साल का हो गया। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं, मेकअप की वजह से उसका रंग गोरा था और गहरे भूरे बाल करीने से बंधे हुए थे। वह मेज पर बैठे पिशाचों में सबसे छोटा और मोटा था। आराम करो हकान, पहले सुनते हैं कि उसे क्या कहना है, फिर हम फैसला सुना सकते हैं, एक युवा आवाज ने हकान को जवाब दिया। इस युवा मिलनसार पिशाच का नाम सेबर था। अपने युवा रूप के बावजूद उसकी असली उम्र 485 साल पहले थी। उसकी नीली आंखें, मध्यम भूरा रंग और हल्के भूरे रंग के बाल थे। वह न तो बहुत सुंदर था और न ही बहुत बदसूरत। उसका चेहरा और शरीर ऐसा था कि वह भीड़ में बिना किसी की नज़र में आए घुल मिल जाता था। उनमें से सबसे बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों की बातें सुनता रहा। हाल ही में उसकी उम्र 1050 साल हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अपने 30वें दशक के मध्य में है। उसकी आंखें चांदी जैसी नीली थीं, रंग पीला था और बालों की एक लंबी चोटी लाल थी। वह अपने गहरे रंग के सूट और लाल बनियान के नीचे लंबा और काफ़ी मांसल था। अन्य पिशाच उसे इनग्राम के नाम से जानते थे। एक जैसे कपड़े पहनने वाली 2 महिला पिशाचों में से एक थोड़ी मोटी लग रही थी, जबकि दूसरी की बनावट एकदम घंटे के आकार की थी। मोटी वाली के बाल लाल थे, जबकि दूसरी के बाल काले थे। लाल बालों वाली पिशाच का नाम लेनोरा था और श्यामला का नाम ट्रिस्टा था। वैम्पायरों के पदानुक्रम में ये 5 एल्डर वैम्पायर की श्रेणी में आते थे। बेशक वहाँ अन्य एल्डर वैम्पायर भी थे, लेकिन कमरे में ये 5 ही मौजूद थे। इनमें से प्रत्येक एल्डर वैम्पायर एक अल्फा की सेवा करता था और ये अल्फा सबसे शक्तिशाली वैम्पायर मेक की सेवा करते थे। मेक को पहला वैम्पायर कहा जाता था।
डेथलेस कबीले के पास मौजूद प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मेकर 6000 साल पहले गायब हो गया था। उनका मानना था कि मेकर एक शाश्वत नींद में चला गया था और उसे ढूंढना और उसे उसकी नींद से जगाना उनका काम था। डेथलेस कबीला हजारों सालों से एक ही उद्देश्य से छाया में काम कर रहा था, मेकर को ढूंढना। उसने बहुत इंतजार किया है। चलो उसे बुलाते हैं, लाल बालों वाली वैम्पायर ने बेफिक्र चंचल लहजे में कहा। हाँ चलो इसे खत्म करते हैं, ट्रिस्टा ने अपना हाथ हिलाया। कुछ ही पल बाद दोनों एल्डर वैम्पायर बोल पड़े। गोल मेज बीच में खुल गई और जमीन से एक लंबी आकृति उभरी। आकृति पर लाल स्पॉटलाइट ने उसका चेहरा दिखाया और अगर लोगन वहां होता तो वह उस आदमी को पहचान लेता। वह महान पिशाच था जिसने अकेले ही अपने गांव का नरसंहार किया था। बुजुर्ग, महान पिशाच ने प्रत्येक बुजुर्ग पिशाच को सिर झुकाया। क्या तुम अपने खून खराबे के परिणामों को स्वीकार करते हो व्लाद? सेबर ने पूछा। तुमने हमारी गोपनीयता को खतरे में डाल दिया है व्लाद। तुमने न केवल शवों को पीछे छोड़ दिया बल्कि गवाहों को भी जीवित छोड़ दिया, लेनोरा ने गंभीरता से कहा। बाकी लोग चुप रहे। व्लाद को खुद के लिए बोलने दिया। मैं अपनी गलतियों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं एल्डर्स। मैं केवल वही ज्ञान साझा करना चाहता हूं जो मैंने अपने पिछले उद्यम के दौरान प्राप्त किया था। व्लाद ने आगे बढ़ने से पहले सभी को देखने के लिए एक पल के लिए रुका। दक्षिणी महाद्वीप में एक और है जो आग ऊर्जा का उपयोग कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि वह हम में से एक है। तुम मजाक कर रहे हो, हकान व्लाद पर गुर्राया। व्लाद के अजीबोगरीब दावों को सुनने के बाद वह चुप नहीं रह सका। वह पत्थर की मेज पटकने ही वाला था कि सेबर ने अपना हाथ उठाया। तुमने ये जानकारी कहाँ से सीखी? सभी पिशाचों में झूठ को पहचानने की क्षमता थी और उन्हें व्लाद का कोई संकेत नहीं मिला। फिर भी केवल सेबर ही किसी कारण से व्लाद पर भरोसा करता हुआ प्रतीत हुआ। गिसेल के बाहरी इलाके में राचेडेल गांव के एक इंसान से उसने मुझे बताया कि उस आदमी ने उसके साथ जुड़ने की पेशकश की थी। उस इंसान ने झूठ बोला कि वह शामिल हो गया है। जादू प्रयोगकर्ता ने मानव को जीवित छोड़ दिया है और जब मैं उसे मारने वाला था तो मुझ पर एक लाइट बीम स्पॉटलाइट से सुसज्जित एयरशिप ने हमला कर दिया। मेरा मानना है कि जादू प्रयोगकर्ता ने मानव की सहायता के लिए एयरशिप भेजा था। तो ये सच है। सेबर के शब्दों ने व्लाद से ज्यादा सबको चौंका दिया। सेबर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसे धोखा दिया गया था। हमारे अलावा कोई भी शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। खान को व्लाद की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि वह हमारे द्वारा निर्वासित एक दुष्ट पिशाच हो सकता है, लेनोरा ने कहा जबकि सेबर ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने आदमियों से कुछ बातें सुन रहा हूँ। हाल ही में समुद्री लुटेरों ने एक कप्तान के बारे में बात करना शुरू किया जो मंत्र पढ़ता है और जादू का उपयोग करता है। हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि समुद्री डाकू जानकारी का बहुत विश्वसनीय स्रोत नहीं है। कोई बात नहीं, हैन ने व्यंग्य किया। रम की 2 बोतलें और वे क्रैकन के बारे में गाने गाते हैं। हमारे बारे में भूल जाओ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग कर सकता था तो सभी महान कबीले उसका शिकार कर लेते। सेबर ने हकान की बात सुनकर मुस्कुराया। तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया हकान। कोई भी समुद्री लुटेरों पर विश्वास नहीं करता। समुद्री डाकू झूठ बोलते हैं, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, सेबर ने व्लाद की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे एक अच्छे स्रोत से पता चला है कि गाजियन को संदेह है कि व्लाद ने हमें जिसके बारे में बताया और जो खुद को लूसीफर कहता है वह एक ही व्यक्ति हो सकता है। सेबर के होंठ ऊपर की ओर मुड़े जिससे एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जो एक शैतानी मुस्कान की तरह लग रही थी। वह 6 लोगों में से सामान्य, शांत और हानिरहित लग सकता था, लेकिन सच में वह उन सभी में सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक था। हे, लेनोरा ने हंसते हुए कहा। क्या यह अधिकारी कोई निश्चित गाजियन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरा खाना चखा है? सेबर ने लेनोरा की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि मैंने चखा था, लेनोरा ने अपने होंठ चाटे। मुझे कहना होगा सेबर, जब तुमने एक कल्टीवेटर को हमारे पास लाया तो मुझे संदेह हुआ, लेकिन उसे चखने के बाद ये सारी परेशानी के लायक है। मैं खुद कल्टीवेटर मिनियन लेने के बारे में सोच रहा हूँ। बातचीत को सही दिशा से भटकता देख ट्रिस्टा ने अपने हाथों से ताली बजाई। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? ट्रिस्टा ने व्लाद की ओर इशारा करते हुए पूछा। और क्या? सेबर के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे मार डालो, सेबर ने अपनी उंगली चटकाते हुए कहा जैसे ही व्लाद खूनी धुंध में फट गया। क्या बकवास है सेबर, हैन ने गुर्राते हुए कहा। तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। क्या मैं तुम्हें एक खास भोजन खिलाऊं? व्लाद की खूनी गंदगी को पीछे छोड़ते हुए सेबर हैन को अपने भूमिगत विशेष ठिकाने पर ले गया जहां उसने एक खास रख भोजन रखा था। इस बीच अकिलिन क्षेत्र में माइकल गाय और एलिडर के साथ काले जंगल के बीच में खड़ा था। उनके सामने जमीन पर एक स्टील के पिंजरे में एक सुअर था। क्या आप कम से कम हमें एक सुराग दे सकते हैं? गाय ने माइकल पर झुककर उसे राज उगलवाने की कोशिश की। अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ माइकल ने अपने हाथ में एक मैला भूरा औषधि निकाला।
शीशी के अंदर औषधि चमक रही थी। सुआ लकवाग्रस्त अवस्था में था, इसलिए जब माइकल उसके मुंह में औषधि डालने के लिए झुका तो वह हिला भी नहीं। धीरे धीरे पोटीन उसके मुंह में चली गई। गाय ने सुआ को घूरते हुए कुछ उम्मीद की, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। यहाँ तक कि एलिडर भी औषधि के बारे में उत्सुक थी, क्योंकि लूसीफर लगभग 6 महीने से लगातार औषधि पर काम कर रहा था। उसके मुंह में औषधि डालने के बाद माइकल ने स्टील को कई मीटर दूर फेंक दिया। जब स्टील का पिंजरा जमीन पर गिरा तो स्टील का पिंजरा खुल गया। उसी समय माइकल ने सुआ में जो लकवा मारने वाला जहर डाला था उसका असर खत्म हो गया। इस तरह सुआ पिंजरे से बाहर निकल आया। मानो उसे याद हो कि उसे किसने पिंजरे में बंद किया था। सुआ ने गया की तरफ अपनी निगाहें टिका दी। फिर सुआ ने आक्रामकता के संकेत के तौर पर अपने पैरों से जमीन को थोड़ा खोदना शुरू कर दिया। गया ने उसके नथुनों से धुएं के गुबार निकलते भी देखे। तो तुम्हारी मादरचोद औषधि सुआ को और भी गुस्सा दिलाती है। गया ने अपनी आंखें घुमाईं। फिर उसने अपनी पीठ पर लटकी भारी तलवार निकाली। लेकिन माइकल, रुको! माइकल ने अपने हाथ नीचे कर लिए। सुआ उनकी तरफ भागने लगा। गया ने जो किया उससे वह बहुत गुस्से में था। सुआ मादा सुआ के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा था, तभी मादा सुआ ने उसे उठाकर पिंजरे में डाल दिया। रुको! सुआ करीब आ रहा था, फिर भी माइकल ने उसे हमला करने की अनुमति नहीं दी। जब सुआ उनसे कुछ मीटर दूर था, माइकल ने अपनी उंगली चटकाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, सुआ अंदर से खूनी धुंध में फट गया। क्या हुआ? गया हैरान रह गई। उसने उसमें कोई जादू टोना या आग ऊर्जा का उपयोग नहीं देखा। फिर भी सुआ फट गया। माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से एक और मैला भूरा पोषण निकाला। कल्पना कीजिए कि इसे हमारे दुश्मनों के खाने में मिला दिया जाए। मैं उन्हें कभी भी, किसी भी पल, बस अपनी उंगलियों के एक झटके से मार सकता हूं। माइकल को शैतानी हंसी की आवाज़ निकालने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। ये पोषण उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। उसने एक बिल्कुल नया पोषण बनाया जिसके बारे में सिस्टम को भी कोई जानकारी नहीं थी। चाहे कितने भी 6 सितारा कीमियागर इस पोषण को दोहराने की कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि पोषण में कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में नहीं था, नैनाइट्स। बस एक ही चीज़ बची है, इस पोषण का नाम रखना। आप लोग मुझे इस पोषण के लिए कोई बढ़िया नाम क्यों नहीं सुझाते? अध्याय 475 मेजरोंथ छोड़ना। अकिलन दायरे में 1 और 3 सप्ताह एक झटके में बीत गए। मेजरोंथ में हर कोई आगामी प्रतिभा प्रदर्शनियों के कारण मधुमक्खियों की तरह व्यस्त था। माइकल को छोड़कर हर एक छात्र बहुत दबाव में था। वह नाइटमेयर के साथ झील के किनारे आराम कर रहा था। उसने सिस्टम स्टोर से एक काला एविएटर भी खरीदा और धूप सेंकते समय उसे पहना। इसके अलावा उसने नाइटमेयर के लिए भी एक खरीदा। छोटा ड्रैगन धूप का चश्मा पहने हुए बहुत प्यारा लग रहा था। 66 हरे रंग के लबादे में एक नौजवान माइकल के पास आया। 50 से आगे निकल जाओ, मैं आज कुछ नहीं करने वाला हूं। माइकल ने उस नौजवान को भगा दिया जो कीमिया से संबंधित कुछ संदेह पूछने वाला था। वे सुबह की धूप की गर्मी में तपते रहे और झील के नज़ारे का आनंद लेते रहे। चूंकि उन्हें कोई क्लास नहीं करनी थी, इसलिए माइकल और नाइटमेयर ने अकादमिक काम से जुड़ा कुछ भी नहीं करने का फैसला किया। अपने खाली समय का आनंद लेते हुए माइकल ने स्ट्रॉ के जरिए ताज़ी बनी कॉफ़ी का एक घूंट लिया। उसे सिर्फ आराम करने से ही बढ़िया पॉइंट मिल रहे थे। तो क्या तुमने तय कर लिया है कि टैलेंट प्रदर्शनी में क्या दिखाना है? नाइटमेयर ने क्रिस्टल क्लियर आसमान की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, क्या है? तुम सबको पानी से उड़ा दोगे, है ना? नहीं, माइकल के जवाब ने नाइटमेयर को चौंका दिया। ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और माइकल के शांत चेहरे को देखा। तुम हमेशा दिखावा करते हो, नाइटमेयर ने भौहें से कुढ़ी। इस बार नहीं, मैं एक ऐसी औषधि बनाने जा रहा हूं जिससे लोग तैरेंगे। कूल! नाइटमेयर ने एक पल के लिए धूप का चश्मा नीचे किया और फिर उसे ऊपर उठाया। नाइटमेयर को प्रतिभा प्रदर्शनी के लिए एक नई औषधि बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की कमी का कारण समझ में आ गया। 99% छात्र स्काईहॉल प्रतिनिधियों को प्रभावित करने और स्काईहॉल संगठनों में से किसी एक में नियुक्त होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। बचा हुआ 1% छात्र ऐसे थे जिन्हें स्काईहॉल में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, जैसे माइकल, विक्टोरिया और एडिथ। विक्टोरिया की बात करें तो वह दूर से माइकल और नाइटमेयर को देख रही थी। वह क्या कर रहा है? और उसे वह काला चश्मा कहाँ से मिला? एडिथ ने पूछा। वह नाइटमेयर को देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। वह बहुत प्यारा था। विक्टोरिया ने बिना किसी भावना के कहा, ये कैसा लग रहा है? वह आराम कर रहा है। उसके भावहीन चेहरे पर कुछ भाव दिखाई दिए जैसे ही उसने अपनी भौहें से कुढ़ी। उसने डिएगो को देखा, जिसकी घोस्ट ने पिटाई की थी। वह अपने कुछ गुर्गों के साथ उसके पास आ रहा था। तुम, डिएगो ने गुर्राते हुए कहा जैसे ही माइकल ने अपना चश्मा नीचे किया। मुझे फिर से मैच चाहिए, डिएगो ने फिर से गुर्राते हुए कहा। भाड़ में जाओ। माइकल ने डिएगो के फिर से मैच के अनुरोध पर विचार भी नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से डिएगो ने अपना संयम नहीं खोया। वह वहीं रहा, बिना किसी अपशब्द के।
इस बार फिर से मैच, कोई प्रतिबंध नहीं। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए पर्याप्त साहसी हो? डिएगो ने माइकल की ओर उंगली उठाई और उसे चुनौती दी। अब तुम क्लिच बन रहे हो। चले जाओ, आज मेरा आराम का दिन है। माइकल डिएगो की तरफ देखने के लिए भी बहुत आलसी था। वह इसे स्वीकार करेगा। अचानक माइकल ने अपने कानों में ठंडी ततैया जैसी आवाज़ सुनी। प्रोफेसर लेन, डिएगो और उसके साथियों ने जल्दी से अपने शरीर को सीधा किया। जैसे ही प्रोफेसर लेन नाइटमेयर के बगल में घास के मैदान पर उतरे, माइकल और छोटे ड्रैगन ने अपने चश्मे उतारे और खड़े हो गए। चूंकि आपके पास इतना खाली समय है, इसलिए मैं इस द्वंद्व को होने दूंगा। प्रोफेसर लेन ने माइकल और नाइटमेयर दोनों को एक मौत की नज़र से देखा। हालांकि वह नज़र डिएगो और उसके साथियों को दी गई नज़र से कहीं बेहतर थी। बंदरों के पास तुम मूर्खों से बड़ा दिमाग और फैशन की समझ होती है। इससे पहले कि डिएगो या उसके साथी लेन की टिप्पणी का जवाब दे पाते, उसने अपनी कलाई को हिलाया और एक चमकदार रोशनी ने उन सभी को घेर लिया। अगले ही पल माइकल ने देखा कि वह अखाड़े के बीच में खड़ा था। छात्रों को ध्यान भटकाने की ज़रूरत है, प्रोफेसर लेन ने कहा। माइकल लेन से वाकई नाराज़ था। वह एक सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 2 कल्टीवेटर था, जबकि डिएगो सिर्फ कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 1 पर था। वह डिएगो की पिटाई करने के खिलाफ नहीं था, लेकिन वह दूसरों को अपनी खुद की कल्टीवेशन स्टेज के बारे में बताने के बारे में चिंतित था। ये स्पष्ट था कि प्रोफेसर लेन माइकल से नाराज़ थे क्योंकि उसने कोई नया मन उड़ाने वाला पोशन या गोली नहीं बनाई थी। एक ऐसा पोशन जो किसी को उड़ने में सक्षम बनाता है, वह सीमा रेखा पर व्यर्थ था। फिर भी माइकल ने ऐसा किया क्योंकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि स्काईहॉल को एक सुपर शक्तिशाली औषधि दे दे जिसका बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। डिएगो को उनके बीच शक्ति के अंतर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अभी भी सोच रहा था कि माइकल कोर फॉर्मेशन चरण में है। उसके दिमाग में, अगर वह आग ऊर्जा का उपयोग कर सकता है तो वह उसे हरा सकता है और शर्म को धो सकता है। माइकल को आश्चर्य हुआ कि लेन को भी उसकी साधना अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह इस द्वंद्व की अनुमति नहीं देता। प्रोफेसर लेन डिएगो और माइकल के बीच तब तक खड़े रहे जब तक कि क्षेत्र छात्रों से भर नहीं गया। उनके बीच एक रीमैच छात्रों के लिए अनदेखा करने के लिए बहुत लुभावना था। विक्टोरिया और एडिथ बाकी वारिया हाउस के छात्रों के साथ अखाड़े में आईं। यह एक अचानक लड़ाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक हाउस के छात्रों ने प्रत्येक प्रतिभागी के लिए अपना समर्थन दिखाते हुए साइन बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की। पहले हुए द्वंद्व के विपरीत इस बार माइकल के पास अल्केमिस्ट हाउस से बहुत ज़्यादा समर्थक थे। 66, 66, 66, 66। वे माइकल के लिए ज़ोर ज़ोर से जयकार कर रहे थे क्योंकि ये दृश्य माइकल को टूर्नामेंट की याद दिला रहा था। चलो इसे खत्म करते हैं, माइकल ने आह भरी। उसे पता नहीं था कि एक खास व्यक्ति हाउस रून मास्टर्स के छात्रों के वेश में लड़ाई देखने आया था। यह कोई और नहीं बल्कि स्काईहॉल की पवित्र युवती रोवेना विंस्टन थी। माइकल की तरह ही वह भी ऊब गई और उसने आराम करने का फैसला किया। जब उसने हंगामा देखा तो उसने अखाड़े में आने का फैसला किया। तुम आराम से जा सकते हो, माइकल ने नाइटमेयर के सिर पर थपथपाया। ड्रैगन ने सिर हिलाया, फिर उसने डिएगो पर हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास खुद के लिए कोई उपचार औषधि होगी। डिएगो बाहर से शांत लग सकता है, लेकिन अंदर वह क्रोध से जल रहा था। वह उस तीखे ड्रैगन के पंख नोचकर उसे सबक सिखाना चाहता था। अभी के लिए उसे अपने मालिक से निपटना था। सब कुछ कहने और करने के बाद प्रोफेसर लेन ने बस अपना हाथ हिलाया, जैसे कि एक विशाल चक्र जमीन में फड़फड़ा रहा हो। ये तुम्हें जीवित रखेगा। प्रोफेसर लेन इधर उधर नहीं रुके। वे माइकल और डिएगो को पीछे छोड़कर हवा में उड़ गए। माइकल को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन डिएगो को अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में वापस लौटते हुए महसूस हुआ। मैं इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। डिएगो ने अपनी अंगुलियों को चटकाया। दूसरी ओर माइकल ने पहले की तरह कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सनग्लास नीचे किया। शुरू करें, इग्निशिया। लेन के शुरू करें शब्द बोलने के बाद 1 मिलीसेकंड भी नहीं बीता था कि माइकल की उंगली से बिजली की एक सुनहरी बोल्ट निकली और डिएगो के गले में घुस गई। GRRRHHHH। डिएगो ने अपने गले को भींच लिया क्योंकि घाव से खून बह रहा था। वह घुटनों के बल गिर गया, उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसके नीचे का चक्र हरे रंग में चमकने लगा और जल्द ही डिएगो के शरीर पर एक रोशनी की परत चढ़ गई। छात्र पूरी तरह से हैरान थे। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ। द्वंद्व शुरू होते ही खत्म हो गया। अखाड़े में गूंज रही सभी जयकारे अचानक बंद हो गए। माइकल ने अपना धूप का चश्मा उठाया और ऐसा करते हुए बहुत ही शानदार लग रहा था। प्रोफेसर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? माइकल ने प्रोफेसर लेन से पूछा। माइकल से मिलने के बाद पहली बार उसने लेन को हैरान देखा। प्रोफेसर लेन कुछ पलों तक माइकल को जवाब नहीं दे पाए। न केवल वह, बल्कि रोवेना भी हैरान थी। तो वह भूत है, रोवेना ने खुद से कहा।
जब से रोवेना ने सुना कि घोस्ट ने उसकी माँ, चचेरे भाई और सबरीना को बचाया है, वह घोस्ट से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती थी। लेकिन कुछ कारणों से वह अब तक ऐसा करने में असमर्थ थी। पवित्र युवती के रूप में उसके पास सभी छात्र रिकॉर्ड तक पहुंच थी। उन रिकॉर्डों की बदौलत उसने माइकल को सफलतापूर्वक पहचान लिया। अभी नहीं, प्रोफेसर लेन ने अपना ठंडा व्यवहार वापस पा लिया। माइकल के सामने उतरते ही उसने डिएगो को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ माइकल ने प्रोफेसर लेन को अपनी कलाई के एक झटके से अपने स्पेस रिंग से एक चांदी का चर्मपत्र निकालते देखा। आप प्रतिभा प्रदर्शनी से छूटे हुए हैं। आप जब चाहें जा सकते हैं और छुट्टियों के बाद वापस आ सकते हैं। प्रोफेसर लेन से अचानक मिले इस तोहफे से माइकल समेत सभी लोग हैरान थे। प्रतिभा प्रदर्शनी के 3 सप्ताह बाद छुट्टियां शुरू होनी थीं। माइकल ने धूप का चश्मा उतार दिया। अच्छा, धन्यवाद प्रोफेसर। खुद को कमतर आंकने से बेहतर है कि आप प्रतिभा प्रदर्शनी में खुद को न दिखाएं। माइकल को प्रोफेसर लेन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो माइकल उनके इस बयान से पूरी तरह हैरान रह गया। अगर उसे पता होता कि डिएगो को फिर से हराने से उसे अकिलन से जल्दी बाहर निकलने का टिकट मिल जाएगा, तो वह ऐसा पहले ही कर लेता। धन्यवाद। माइकल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रोफेसर लेन हवा में गायब हो गया। उसके दिमाग में बदमाश अंक की सूचनाएं पागलों की तरह घूम रही थीं। कुछ ही मिनटों में उसने लगभग 80,000 बदमाश अंक अर्जित कर लिए। अंक जब वह पीछे मुड़ा तो उसे लगा कि बदमाशों की बारिश खत्म होने वाली है। वह पूरी तरह गलत था। डिएगो के बगल में कोई व्यक्ति जोर से गिरा, जिससे नीचे की जमीन हिल गई। रुको! उसकी स्पष्ट तीखी आवाज ने माइकल के कदम रोक दिए। बिना पीछे मुड़े ही माइकल को अपने आसपास के छात्रों की प्रतिक्रियाओं से पता चल गया कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसने मुड़कर देखा कि हेड प्रीफेक्ट एलियट वॉटसन पूरे चांदी के कवच में लिपटे माइकल को देख रहे थे। अखाड़े में रखी गई सरनी ने डिएगो को लगभग पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। एक और द्वंद्व नहीं, माइकल अंदर से परेशान था। हालांकि उनसे लड़ने से उसे ढेर सारे बदमाश अंक मिलेंगे, लेकिन वह अभिमानी युवा मास्टर से लड़ते हुए उब गया था। उनके साथ समय बर्बाद करने से बेहतर उसके पास करने के लिए कुछ और था। वह नूह नहीं था जो अपने रास्ते में आने वाले हर घमंडी युवा मास्टर से लड़ता। धन्यवाद, ये शब्द इलियट के मुंह से निकले और अखाड़े में मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह चौंका दिया। माइकल कोई अपवाद नहीं था। हो! माइकल उलझन में था कि आखिर इलियट ने उसे धन्यवाद क्यों दिया। वह उम्मीद कर रहा था कि इलियट उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देगा ताकि वह अपने दोस्त का बदला ले सके। तुमने उसे एक मूल्यवान सबक दिया है, इलियट ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा सिर हिलाना था जो किसी तरह से धनुष की तरह लग रहा था। ठीक है, माइकल ने वापस सिर हिलाया, अपने दिल में भ्रम को अपने चेहरे पर दिखने से छिपाते हुए। इलियट द्वारा माइकल को धन्यवाद देने के बाद वह डिएगो को लेकर आकाश में उड़ गया। माइकल भी इधर उधर नहीं रुका। अब जबकि प्रोफेसर लेन ने उसे अकिलन क्षेत्र को जल्दी छोड़ने की अनुमति दे दी थी, उसे अपना सामान पैक करना था, गया को सूचित करना था और मेजरोथ को छोड़ना था। मेजरोथ छोड़ने के बाद उसने जो पहली चीज करने की योजना बनाई थी, वह पिशाच को ढूंढना और रक्त चूसने वालों के बारे में हर संभव जानकारी प्राप्त करना था। अध्याय 476 वेदोरा के साथ पुनर्मिलन। माइकल अपना सामान पैक कर रहा था, तभी गया ने मुंह बनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। तुम अपना सामान पैक कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। वह उसके कार्यक्षेत्र पर आई, जहाँ कई उपकरण रंगीन धुएं का उत्सर्जन कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और नहीं, जब तक तुम्हें छुट्टियां नहीं मिल जाती, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। गया ने उससे बहस करने के बजाय आह भरी। उसे इस उत्तर की उम्मीद थी और वास्तव में वह बाहरी दुनिया की तुलना में अकिलन क्षेत्र में उसके लिए अधिक सहायक होगी। तो तुम गिसेल या संप्रदाय के पास जा रहे हो? गया ने अपने उपकरण सेटअप को हटाते हुए पूछा। गिसेल, मैं पिशाचों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं और मुझे लगता है कि पिशाचों का पेटेन और सबरीना के गायब होने से कुछ लेना देना है। गया ने उसे सभी सामान पैक करने में मदद करना जारी रखा। प्रोफेसर लेन द्वारा उसे दिया गया चांदी का स्क्रॉल उसे आग ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऐसा नहीं है कि उसे आग ऊर्जा का उपयोग करने के लिए स्क्रॉल की आवश्यकता थी, अब कोई भी उस पर संदेह नहीं करेगा। जब उसने सब कुछ सिस्टम स्टोरेज में रख दिया तो कमरा साफ और खाली लग रहा था। वह सब कुछ साफ करने में इतना व्यस्त था कि गया के चेहरे पर उदासी को नोटिस नहीं कर पाया। आखिरकार जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वह कमरे के बीच में उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने सब कुछ रोक दिया और उसके पास गया। बस 10 महीने और सांप, उसने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा। मुझे पता है। अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश के कारण उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जब माइकल ने उसे बताया कि वह उससे कुछ भी छिपा सकती है तो वह क्या करेगी। वह उसे पूरी तरह से जानता है, इसलिए उसने उसे उसकी आंखों के बीच चूमने से पहले बस मुस्कुराया। हम अनंत काल तक साथ रहने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो।
जब उसने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर लिया तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। अच्छी बात यह रही कि माइकल ने कमरे को स्कैन किया और उसे जासूसी से सुरक्षित बनाया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मेजरों छात्रों पर जासूसी नहीं करता, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। जल्द ही उन्होंने एक दूसरे को चूमना बंद कर दिया और एक दूसरे को गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी याद आएगी, उसने कहा, उसे जितना हो सके उतना कसकर गले लगाते हुए। मैं भी। वह उड़ने वाली छिपकली कहाँ है? यहाँ। गया कांप उठा। उसने जल्दी से माइकल को छोड़ा, पलटी और देखा कि नाइटमेयर उसके सामने उड़ रहा है। भाड़ में जाओ, मुझ पर चुपके से मत आना, बदसूरत बच्चा। उसने नाइटमेयर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह आसानी से उससे बच निकला। मैंने तुम्हारे पीछे चुपके से नहीं मारा, तुम तो बस प्यार करने में व्यस्त थे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी धमकी के साथ कमरे में उनकी बिल्ली और चूहे की दौड़ शुरू हो गई। माइकल ने इस कमरे में अपनी नई औषधि बनाई थी जिसका नाम उसे अभी भी बताना है, इसलिए उसने कमरे की सफाई में बहुत सावधानी बरती। उसने एक भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे नई औषधि का पता लगाया जा सके। पकड़ा गया। नाइटमेयर का 5 मिनट तक पीछा करने के बाद उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने नाइटमेयर का सिर पकड़ लिया, बार बार उसके सिर पर वार किया। मुझे बहुत खुशी है कि हम तुम्हें पीछे छोड़ रहे हैं। आह नाइटमेयर। माइकल ने नाइटमेयर को पुकारा और वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसे गया के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। आपका बुलबुला फूटने के लिए क्षमा करें, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। दुष्स्वप्न चौंक गया। क्या बकवास है, उसने गुर्राते हुए कहा, अभी भी उसकी बाहों में बंद था। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। स्क्रॉल में इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। माइकल ने अपने भंडारण से चांदी का स्क्रॉल निकाला और गया पर फेंक दिया। सांप और ड्रैगन दोनों ने उत्सुकता से चांदी के चर्मपत्र पर लिखी सामग्री को पढ़ा। परिचितों को अकिलिन क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। गया ने स्क्रॉल बंद करने से पहले जोर से लाइन पढ़ी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो गिलरिन किसी पॉकेट आयाम के बारे में बात कर रही थी। कौन सा पॉकेट आयाम? दुष्स्वप्न गुर्राया। वह माइकल के बिना मेजरोंथ में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगर वह गया के साथ रह पाता तो उसे इस बात से कम परेशानी होती। दुर्भाग्य से स्टाफ क्वार्टर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए नाइटमेयर को अकेले या लीडर के साथ कमरे में रहना पड़ता था, जो अपना ज़्यादातर समय साधना, ध्यान और लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में बिताता था। मुझे लगता है कि वे सभी परिचितों को प्रशिक्षण या कुछ और के लिए पॉकेट आयाम में लाने की योजना बना रहे हैं। यह आपके लिए एक अच्छा अनुभव होगा दुष्स्वप्न। माइकल ने उसके पास आने के बाद दुष्स्वप्न के सिर को सहलाया। मुझे लगता है कि एलिडर लाइब्रेरी में है। ये देखकर कि एलिडर कमरे में वापस नहीं आया था, माइकल को एहसास हुआ कि वह अभी भी लाइब्रेरी में हो सकता है। ये लो। गया ने अपनी हथेली पर 2 काले छल्ले देखे। अंतरिक्ष की अंगूठी। गया ने अपना सिर झुकाया। संशोधित अंतर्संबंधित अंतरिक्ष के छल्ले। हम इसे सभी क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं, माइकल ने कहा। इन 2 छल्लों की कीमत उसे सिस्टम स्टोर में प्रत्येक 10,000 बदमाश अंक थी। अगर वे उसकी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते तो वह उन्हें नहीं खरीदता। इन छल्लों का उपयोग करके अकिलिन क्षेत्र छोड़ने के बाद भी माइकल गया और एलिडर को अपनी ओर से आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर सकता था, और इसके विपरीत इन छल्लों का नुकसान ये था कि वह 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाली कोई भी वस्तु और स्पेस रिंग नहीं रख सकता था। इस प्रतिबंध के कारण एलिडर के रूनों की आवश्यकता वाले उपकरणों पर काम करना लगभग असंभव था। उदाहरण के लिए मोटा। सौभाग्य से अगले महीने की शुरुआत तक सभी को छुट्टियां मिल जाएंगी और उन्हें अकिलिन क्षेत्र छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। उस समय वे दोनों आखिरकार मोटा और उम्मीद है कि बर्था के लिए अधिक शक्तिशाली उपकरण बनाने का काम पूरा कर सकते थे। जब तुम एलिडर से मिलो तो उसे दूसरा दे देना। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल गिसेल के लिए अकिलिन क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार था। क्या तुम लेन से मिलने नहीं जा रहे हो? गया ने पूछा। तुमने उसे देखा है, वह लोगों से जुड़ने में बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा वह मुझसे नाराज है कि मैंने कीमिया में कोई नया पोषण या गोली बनाकर सफलता हासिल नहीं की। उसे कम पता है कि तुमने पहले से ही एक बना लिया है, दुष्स्वप्न ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। और यह ऐसे ही रहेगा। माइकल की आवाज़ गंभीर हो गई। मैंने इस पोषण को परफेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन इस अपूर्ण अवस्था में भी ये पोषण गेम चेंजर है। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा। चूंकि अकिलिन क्षेत्र में कोई दायित्व नहीं बचा था, इसलिए माइकल ने स्क्रॉल को आग ऊर्जा की एक चांदी भेजकर चांदी के स्क्रॉल को सक्रिय किया। अगले ही पल एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और कुछ सेकंड में माइकल के साथ गायब हो गई। ठीक है छिपकली, मेरे पास कक्षाएं हैं, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, परेशानी से दूर रहो। गे ने मुस्कुराते हुए नाइटमेयर के सिर को सहलाया। तुम्हें ही सावधान रहना चाहिए। उसने खिड़की से कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया।
इस समय नाइटमेयर को शायद ही पता था कि पॉकेट आयाम में वह 2 अन्य ड्रैगन से मिलेगा जो उसका जीवन बदलने वाले थे। गया और घोस्ट के बिना जीवन वेदोरा के लिए बहुत उबाऊ था, खासकर अयाग और सबा के लिए। घोस्ट और गया को माजेरोथ के लिए रवाना हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। खेती से बाहर आने के बाद उनके पास एकमात्र मनोरंजन निगरानी दर्पण था। तीनों ने सभी फुटेज को लाइव देखा और पिशाचों के बारे में अधिक जानने के लिए इसे रिकॉर्ड किया। दक्षिणी महाद्वीप पर सेनेटरों के घरों और स्टॉर्मविले पर्वत को छोड़कर बमुश्किल कोई ड्रोन या स्पाई कैम था। अन्यथा वे उस पिशाच को ट्रैक कर लेते जिसने जाहिर तौर पर गिसेल के बाहरी इलाके में एक गांव का नरसंहार किया था। अगर अजाजेल ने दुलार को हमें अपराध स्थल पर ले जाने दिया तो मैं पिशाच को ट्रैक करने की कोशिश कर सकती हूँ, सबा ने विनम्रतापूर्वक कहा। और मैं उस रक्त चूसने वाले पर अपनी नई तीखी सांस का परीक्षण कर सकती हूँ, अयाग ने अपने अहंकार को छिपाने की जहमत उठाए बिना कहा। इन 3 महीनों में उनकी शक्तियों के अलावा उनके व्यवहार या शारीरिक शरीर में कुछ भी ज्यादा नहीं बदला। अयाग अब ध्वनि तरंगों को शूट करने की अपनी क्षमता के अलावा आग उगल सकती थी और सबा ने शक्तिशाली इंद्रियां विकसित की। उसकी इंद्रियों ने सबा को 1 मील दूर से दिल की धड़कन का उपयोग करके एक जीवित प्राणी का पता लगाने में सक्षम बनाया। यह उसकी इंद्रियों में से एक थी। स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण, मनुष्य को ज्ञात हर इंद्रिय सबा के लिए तीव्र थी। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारा कोर फॉर्मेशन लेवल 5 पिशाच के साथ आमने सामने जाने के लिए पर्याप्त होगा। हम उनकी प्रजाति के बारे में कुछ नहीं जानते, कैन ने शांति से कहा, लेकिन अयाग ने उसे सिर पर मुक्का मारा। चिंता मत करो काले, मुझे यकीन है कि तुम्हें जल्द ही अपनी खुद की शक्ति मिल जाएगी। ये स्पष्ट है कि तुम देर से खिलने वाले हो। हे। कैन ने अयाग के उपहास को नज़रअंदाज कर दिया और अपने सामने फुटेज पर ध्यान केंद्रित किया। मास्टर कैन, मास्टर सबा, मिस अयाग, ये सोने का समय है। तीनों ने देखा कि अजाजल का अलौकिक रूप उनके सामने प्रकट हुआ। हमें नींद के दानव की जरूरत नहीं है, दूर हटो, तुम हमारा दृश्य अवरुद्ध कर रहे हो। अयाग ने अजाजल पर गुर्राहट की, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसे संभाला। तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है मिस अयाग। इसके अलावा जब आपका दिमाग थक जाता है तो आप बहुत स्पष्ट चीज को नज़रअंदाज कर सकते हैं। वह सही कह रहा है, सबा तीनों में से अच्छा लड़का था, इसलिए वह अजाजेल से सहमत हो गया, जिसके कारण विद्रोही बच्चे अयाग ने उसे सिर पर मुक्का मारा। चलो सबा, कैन ने कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना सिर दरवाजे की ओर बढ़ाया। चूंकि 3 में से 2 सोने के लिए सहमत थे, इसलिए अयाग के पास उनके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह कैसा भी महसूस कर रही हो। हालांकि जैसे ही वे अपने छोटे पंख फड़फड़ाने वाले थे, अजाजेल की आंखें चौड़ी हो गईं। जल्द ही उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। वे तीनों उसके आश्चर्य से पूरी तरह से अचंभित थे। वह यहाँ है, सबा ने खुशी से कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है और उसे कोई संदेह नहीं था कि यह शक्तिशाली विकिरण किसी और का नहीं बल्कि घोस्ट का था। जैसे ही उसने कहा, दरवाज़ा खुला और माइकल को अंदर देखा, उसकी हमेशा की काली पोशाक। भूत! यहाँ तक कि सामान्य रूप से चुप रहने वाला कैन भी मुस्कुराया और उत्साह से भूत की ओर उछल पड़ा। वे उसे फिर से देखकर बहुत आश्चर्यचकित और खुश थे। उन्होंने अपने सिर उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए, उसे चूमने लगे जैसे कि वे पिल्ले हों। मेरे प्रभु! अजाजल जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया, क्योंकि उसकी आंखें अपने प्रभु को वापस आते देखने की खुशी से भरी हुई थीं। दुष्स्वप्न और गया, वे कहाँ हैं? अयाग और सबा ने एक साथ पूछा। मेरे प्रभु, आत्मा शोधन चरण तक पहुंचने पर बधाई। स्पाइडर और दर्पण के माध्यम से माइकल से बात करते समय अजाजल माइकल की साधना चरण के स्तर को नहीं देख सका। ठीक उसी क्षण दानव बटलर उस अपार शक्ति को महसूस कर सकता था जो वह विकीर्ण कर रहा था और उसकी साधना चरण को समझ सकता था। और मुझे आपको कोर स्ट्रेंथनिंग लेवल 8 तक पहुंचने के लिए बधाई देनी है। किसी कारण से माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ कि दानव कुछ ही महीनों में लेवल 5 से कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज लेवल 8 तक पहुंच गया, वस्तुतः कुछ भी नहीं कर रहा था। दानव बटलर माइकल से बंधा हुआ था, इसलिए माइकल जितना मजबूत होगा, दानव बटलर उतना ही मजबूत होगा। मैं ऐसे शब्दों के योग्य नहीं हूं मेरे प्रभु। अजाजल ने सिर झुकाया जब माइकल ने अपनी नज़रें 3 सिरों की ओर घुमाई जो गया और दुष्स्वप्न के बारे में उत्तर के लिए उसे घूर रहे थे। वे जल्द ही करेंगे। जिस क्षण उसने उन्हें टेबल पर रखा, वे उसे माजेरोथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में परेशान करने लगे। माजेरोथ में जो कुछ भी हुआ उसे बताने और उनके सवालों के जवाब देने में उसे लगभग 1 घंटा लग गया। अजाजल, मैक्सिन और टिबेरियस को कयस के घर में मुझसे मिलने के लिए कहो। हाँ मेरे प्रभु। अजाजेल ने सिर हिलाया। अब चलो आर्या और उसके भाइयों से मिलते हैं। अध्याय 477 डार्क सूट 2। माइकल आर्या और उसके भाइयों से मिलने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में रुका। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, क्योंकि दीवारों पर लगे प्रकाश के गोले कमरे को गहरे लाल रंग में मंद रूप से रोशन कर रहे थे। वेदोरा उसके कंधे से बड़े करीने से बने बिस्तर पर कूद गया। कवच स्टैंड उसके कमरे के कोने में कीमिया टेबल के बगल में किसी भी कवच से रहित था।
सिस्टम के माध्यम से कवच को सुसज्जित करने से पहले उसने सिस्टम को कवच स्टैंड पर रखने की इच्छा जताई। अगले ही पल लूसीफर कवच को सिस्टम द्वारा प्रदर्शन के लिए कवच पर रखा गया था। वेदोरा ने कवच में कई बदलाव देखे, जैसे कि कवच पहले की तुलना में गहरा हो गया था, कवच की परत गहरे लाल रंग में रंगी हुई थी, कवच की सामग्री मजबूत लग रही थी और कलाई से लंबे ब्लेड बाहर निकल रहे थे। ये सभी बदलाव दिखाई दे रहे थे। इनके अलावा माइकल ने कवच को उन्नत एपीडी और मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक से सुसज्जित किया, जबकि एलिडर ने अदृश्य रून लगाए, जिससे कवच की लचीलापन बढ़ गई, जिससे वह शारीरिक और जादुई दोनों तरह के हमलों का सामना कर सकता था। रून की बदौलत अब उसका कवच प्राइमर्डियल लपटों को छोड़कर आग के लिए प्रतिरोधी था। एपीडी के उन्नत संस्करण ने उसे न केवल खुद को औषधि और गोलियां इंजेक्ट करने में सक्षम बनाया, बल्कि एक वापस लेने योग्य सुई का उपयोग करके दूसरों को भी इंजेक्ट किया और अपने दस्ताने के केंद्र से जुड़े एक स्प्रे के माध्यम से औषधि का छिड़काव किया। आपने कुछ बदलाव किए हैं, अयाग ने कवच पर टिप्पणी की। मैं इसे डार्क सूट 2 कहता हूँ। माइकल ने भविष्य में एक नया और अधिक शक्तिशाली कवच बनाने की योजना बनाई, लेकिन अभी के लिए उसे इस कवच के साथ ही काम चलाना पड़ा। उसने अपने सूट में किए गए सभी बदलाव गया के सूट में भी किए। उसके कवच में छाती के क्षेत्र को छोड़कर, जो उसकी छाती के लिए डिज़ाइन किया गया था, दोनों कवच एक जैसे दिख रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वह कवच को देखता रहा, कवच को महसूस करता रहा। सिस्टम को तुरंत कवच से लैस करने के लिए तैयार करने के बजाय उसने कवच को टुकड़े टुकड़े करके मैन्युअल रूप से पहना। गोफन अपनी कलाई के चारों ओर गॉन्टलेट फिट करने के बाद माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि छिपे हुए ब्लेड बाहर निकल आए और एक तेज गोफन ध्वनि उत्पन्न हुई। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई से एक हरे रंग की धुंध निकली। यह क्या है? अयाग ने भौहें सिकोड़ी। डर का विष, माइकल ने कहा, खुद को उपचार औषधि के साथ इंजेक्शन लगाकर एपीडी की जांच की। कई परीक्षणों के बाद माइकल ने मुखौटा पहना और कवच पहनना समाप्त किया। वह खुद को देखने के लिए शीशे की ओर चला गया। सच कहूं तो वह कवच में डरावना लग रहा था, इसलिए उसने खुद को अंधेरे के बादल से ढकने और अपनी आंखों को अंधेरे की आंखों से रोशन करने का फैसला किया। पहले के विपरीत उसकी आंखें अब डार्क फ्लेम में जल रही थीं। चूंकि वह अपने कमरे में बिस्तर के पास खड़ा था, इसलिए उसने अपने आसपास डार्क फ्लेम को जगाने से परहेज किया। फिर भी उसकी आंखों से निकलने वाली थोड़ी सी डार्क फ्लेम वेदोरा के लिए इसकी जबरदस्त शक्ति को महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। सबा, जिसके पास अब भगवान के स्तर की इंद्रियां थीं, ने उसके भीतर ऊर्जा के हिंसक उछाल को देखा। उसके भीतर की डार्क एनर्जी को देखकर ही उसे सिरदर्द होने लगा। उसने जल्दी से अपनी इंद्रियों को वापस ले लिया। तो ये डार्क फ्लेम है? आदिम लपटों में से एक, सबा ने पूछा और माइकल ने सिर हिलाया। अच्छा है न? या मुझे गर्म कहना चाहिए? माइकल ने अंधेरे की लपटों को बुझाने से पहले ठहाका लगाया। जल्द ही उसके चारों ओर का कफन और उसकी आंखों में लगी आग गायब हो गई। चलो चलते हैं, माइकल ने हुड पहना। अब समय आ गया था कि वह आर्या और उसके 2 भाइयों टाइटस और ऑप्टिमस से मिले। वेडोरा तेजी से उसके कंधे पर वापस कूद गया। वह सिंहासन कक्ष में पहुंचा जहां उसने तीनों से मिलने की योजना बनाई थी। अंधेरे जंगल में 2 आदमी जिनके शरीर में गड्ढा था, एक विशाल पेड़ को अपने निजी पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि छोटे बालों वाली एक लड़की उनके ऊपर की शाखा पर बैठी थी और एक एक करके काले पत्ते तोड़ रही थी। क्या तुम धीमे हो रहे हो टाइटस? अभी भी तुमसे तेज? अंधेरे जंगल में लगभग 10 घंटे तक प्रशिक्षण लेते समय दोनों आदमी भारी सांस ले रहे थे। वे एक जैसे जुड़वां थे और उनके बालों के रंग को छोड़कर उनमें कुछ भी अलग नहीं था। अगर टाइटस के बाल सुनहरे और ऑप्टिमस के बाल भूरे न होते तो आर्या को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उनके शरीर पर निशान थे जिन्हें कई लोग भाइयों के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि उपचार औषधि और पुनर्निर्माण प्रक्रिया ने उनके सभी निशान ठीक कर दिए। नतीजतन उनकी त्वचा अब एक बच्चे के नितंब की तरह चिकनी और निशान रहित थी। भाइयों के लिए अंधेरे जंगल में जीवन कठिन था। मुख्य रूप से यह उबाऊ था और उन्हें उन लोगों पर जानलेवा हमला करने से मना किया गया था जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया था और उनके परिवार को मार डाला था। वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि किसी ने उन्हें पुनर्जीवित किया है और उनके शरीर को पूरी तरह से ठीक किया है। जितना अधिक उन्होंने आर्या से इस लूसीफर के बारे में सुना, उतना ही वे उससे चकित हुए। आर्या ने उन्हें जो कहानियां सुनाईं, वे बस मन को झकझोर देने वाली थीं। अपने दिल की गहराई में वे खुश थे कि आर्या को उसकी रक्षा करने के लिए एक देवता जैसा व्यक्ति मिला। वह इतनी बड़ी हो गई थी, वे ये बता सकते थे। वह अब एक डरी हुई छोटी लड़की नहीं थी, क्योंकि उसने उन दोनों को एक निष्पक्ष लड़ाई में हरा दिया था। टाइटस और ऑप्टिमस एरिया के भगवान और टिबेरियस को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, जिन्होंने डॉक्टर्स के तहत लुज में उनके साथ प्रशिक्षण लिया था। माय लॉर्ड्स, माय लेडी, टाइटस और ऑप्टिमस ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया जब उन्होंने अजाजेल की आवाज़ सुनी। पहली बार जब उन्होंने अजाजेल को देखा तो वे घबरा गए।
अब उन्हें अज़ाज़ेल की अचानक उपस्थिति की आदत हो गई है। लॉर्ड लूसीफर यहाँ है और वह सिंहासन कक्ष में आप तीनों से मिलना चाहता है। आर्या तुरंत शाखा से नीचे कूद गई और फुर्ती से जमीन पर उतरी। टाइटस और ऑप्टिमस ने एक दूसरे को देखा। वे थोड़े तनाव में लग रहे थे। फिर भी वे आर्या और अज़ाज़ेल के पीछे पीछे भूमिगत हवेली में चले गए। हॉलवे हमेशा की तरह दीवारों पर लगे लाल रंग के गोलाकारों से मंद रोशनी में थे। भयानक सन्नाटा किसी को भी डरा सकता था और दोनों ग्लेडिएटर अपवाद नहीं थे। जैसे ही संकरा हॉलवे हॉल में खुला, उन्होंने एक आकृति को सिंहासन पर काले कवच पहने हुए शान से बैठे देखा। एक पैर दूसरे पर रखे और सिर मुट्ठी पर टिकाए, वह शांत लेकिन प्रभावशाली दिख रहा था। उन्होंने सिंहासन के हैंडल के ऊपर 3 सिर वाले प्राणी को देखा जो उन्हें नीचे देख रहा था। माय लॉर्ड, आर्या तुरंत एक घुटने पर बैठ गई और झुक गई। उसने अपने दोनों भाइयों को घूरा, बिना कुछ कहे उन्हें भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। टाइटस और ऑप्टिमस, आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं? टाइटस और ऑप्टिमस ने लूसीफर को राक्षसी आवाज़ में बात करते हुए सुना जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद मेरे स्वामी। टाइटस ने अपना सिर झुकाया। ये देखते हुए कि टाइटस और ऑप्टिमस सैनिक थे, उन्होंने अपने स्वामियों के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं दिखाई। अच्छा, माइकल ने उनके साधना स्तर को देखने के लिए एक्स-रे आंखों का उपयोग किया। माइकल के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे अभी भी आग सेंसिंग स्टेज लेवल 1 पर थे। उनकी नसों में मुश्किल से कोई आग ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। सौभाग्य से वे बेहद फिट और स्वस्थ दिख रहे थे। क्या आप दोनों मेरे अधीनस्थ बनने और हमेशा के लिए गुलामी को खत्म करने के लिए तैयार हैं? माइकल ने बिना किसी बात को घुमाए सीधे उनसे पूछा। चूंकि आर्या ने पहले ही उन्हें लूसीफर को अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए मना लिया था, इसलिए दोनों भाइयों ने कोई सवाल नहीं पूछा। हाँ मेरे स्वामी, दोनों भाइयों ने एक स्वर में झुकते हुए कहा। क्या मेज़बान टाइटस एट्रोनियस को अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करना चाहता है? क्या मेज़बान ऑप्टिमस एट्रोनियस को अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करना चाहता है? जैसे ही भाइयों ने उसे अपने अधीनस्थ के रूप में सेवा देने के लिए सहमति व्यक्त की, उसके दिमाग में सिस्टम की अधिसूचना गूंज उठी। हाँ, सिस्टम के वर्तमान स्तर पर उसे 11 अधीनस्थ रखने की अनुमति थी। वर्तमान में उसके पास 9 अधीनस्थ थे और टाइटस और ऑप्टिमस के साथ वह अधीनस्थों के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया था। बेशक उसके पास और भी अधीनस्थ हो सकते थे, लेकिन अधीनस्थ के लिए सिस्टम नियम उन पर लागू नहीं होंगे और वह उनकी वफादारी के स्तर को नहीं देख पाएगा। उसने डैनियल को अपना अधीनस्थ बनाने की योजना बनाई, सिवाय इसके कि अब उसके पास उसके लिए कोई स्लॉट नहीं बचा था। यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि डैनियल और रिकी उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। माइकल ने जल्दी से उनके वफादारी के स्तर पर नज़र डाली और पाया कि भाइयों में उसके प्रति 56% वफादारी थी जबकि आर्या में 87% थी। उसकी वफादारी के स्तर ने उसे खुश किया, उसके कम साधना स्तर के विपरीत। वह अभी भी शरीर को मजबूत बनाने के चरण में थी, भले ही वह उसे सभी औषधियाँ और गोलियां दे रहा था। हालांकि वह उसे दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि उसका शरीर अभी भी साधना महाद्वीपों की स्थितियों के अनुकूल हो रहा था। इसमें सालों लगेंगे। गोलियों और औषधियों द्वारा प्रदान की गई सभी आग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उसे बाकी दक्षिणी लोगों की तुलना में एक प्रतिभाशाली माना जाता था। इसलिए जब तक वह अपने सभी दक्षिणी महाद्वीप के अधीनस्थों की खेती की गति को तेज करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता, तब तक उन्हें कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने में दशकों लग जाएंगे। अपने दिमाग के कोने में इन सभी विचारों और भविष्य की योजनाओं को दिखाते हुए वह खड़ा हो गया। परिवार आपकी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकते हैं, याद रखें। माइकल ये शब्द बोलने के बाद अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। अब जब आप तीनों एक साथ समय बिता रहे हैं तो काम पर वापस जाने का समय आ गया है। आर्या, माइकल ने आर्या की ओर देखा। मेरे प्रभु, अपने भाइयों को ब्रैडफोर्ड ले जाओ। सैडी वहां अपने कनेक्शन का उपयोग करके उन्हें सेना में भर्ती करवाएगी। माइकल ने सेना निर्माण की अपनी दीर्घकालिक योजना की शुरुआत टाइटस और ऑप्टिमस को ब्रैडफोर्ड भेजकर की, जहां उन्हें घोस्ट द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह खुद उन्हें प्रशिक्षित करेगा। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। लूसीफर का आदेश सुनकर आर्या अंदर से खुश थी। लूसीफर की सीधे सेवा करने की तुलना में नए राजा घोस्ट के अधीन सैनिक के रूप में नियुक्त होना ज्यादा सुरक्षित था। आर्या द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार ब्रैडफोर्ड का प्रबंधन नए राजा के बजाय सनराइज संप्रदाय द्वारा किया जाता था, जिसे घोस्ट नाम से जाना जाता है। घोस्ट ने राजा ब्रेडिया के साथ जो समझौते किए थे, उसके कारण ब्रैडफोर्ड आक्रमणों और युद्धों से सुरक्षित था। इस प्रकार वह जानती थी कि उसके भाई ब्रैडफोर्ड में अधिक सुरक्षित रहेंगे। आर्या और उसके भाइयों के हॉल से चले जाने के बाद माइकल ने वेदोरा के साथ कयेस के घर पर टेलीपोर्ट करने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। सभा की मदद उस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होगी जिसे वह करने वाला था। अध्याय 478 पिशाचों का महलाए। मैक्सिन और टिबेरियस कयेस के कमरे में डार्क लॉर्ड के लिए कयेस के साथ इंतजार कर रहे थे। चूंकि सब कुछ बिना किसी रुकावट के योजना के अनुसार चल रहा था, इसलिए वे काफी शांत थे।
अन्य दो की तुलना में टिबेरियस थोड़ा तनाव में था क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था कि लोगान के गांव को मारने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा और स्वस्थ रहे। लोगन ने बताया कि उनकी लड़ाई कैसी रही। टिबेरियस को लगा कि केवल लूसीफर और डार्क क्वीन ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब एक और था। वह लूसीफर से कुछ जवाब पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसे और इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि माइकल अचानक कमरे में प्रकट हो गया। माय लॉर्ड। मैक्सिन तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई, फिर कयस और अंत में टिबेरियस ने भी ऐसा ही किया। उठो। माइकल कुर्सी के पास गया और सिस्टम से कुर्सी को अपने सिंहासन से बदलने की इच्छा जताई। तुम कयस होगे। जिस क्षण माइकल ने वेडोरा को ओक की मेज पर रखा, अयाग ने अपनी निगाहें कयस पर टिका दी। मैक्सिन को छोड़कर जो वेडोरा से 2-4 बार मिल चुकी थी, टिबेरियस और कयस तीनों में से सफ़ेद सिर वाले की खतरनाक आवाज़ सुनकर चौंक गए। हाँ हाँ मेरी महिला, अयाग ने मेरी महिला शब्द पर जोर दिया। वह बहुत ही दबंग और प्रभावशाली थी कि अपने कद के बावजूद उसने कयस पर इतना दबाव डाला कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। टिबेरियस, मुझे लगता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सबा ने बिल्कुल विपरीत तरीके से बात की जिस तरह से अयाग ने कयस से बात की थी। टिबेरियस को आश्चर्य हुआ कि चांदी का सिर कितना विनम्र और सम्मानजनक था। ठीक है। टिबेरियस को उस राजसी प्राणी का अभिवादन करने के लिए सही शब्द खोजने में कुछ सेकंड लगे जो उसकी ओर देख रहा था। भाड़ में जाओ। टिबेरियस ने फैंसी शब्द खोजने के विचार को दूर धकेल दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, टिबेरियस ने एक सरल अभिवादन के साथ कहा, जबकि सबा ने सिर हिलाया। बहुत हो गया। माइकल ने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि हम स्पष्ट रूप से आगे बढ़ें, मुझे बताएं आपके अंत में सब कुछ कैसा है। कयस ने देखा कि काली आंखें उसे घूर रही थीं और ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा में ही झांक रहा था। महाराज, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। एक सप्ताह में मावेन के लोगों के समर्थन से गिसेल के साथ विलय हो जाएगा। मावेन में उसने जो गृहयुद्ध भड़काया था वह आखिरकार रंग लाने वाला था। उसे यह अपडेट सुनकर खुशी हुई। जनरल क्विंस ने हाल ही में प्रीरिड की भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया है। जनरल क्विंस का नाम सुनकर उसके दिमाग में घंटी बज उठी। क्विंस के बारे में सब कुछ याद करने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा। वह व्यक्ति था जिसने आर्या की मातृभूमि वेसाइड पर आक्रमण किया था। उसने राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वेसाइड को मानचित्र से हटा दिया और किंगडम मिरल के क्षेत्र का विस्तार किया। इस युद्ध में हमारा क्या रोक है? मैं सोच रहा था कि हमें प्रीरिड का समर्थन करना चाहिए मेरे स्वामी। कयस आगे बढ़ा और मेज पर रखे मानचित्र की ओर इशारा किया। उसकी उंगली मावेन से सटे प्रीरिड राज्य पर थी और प्रीरिड का राज्य मावेन और के बीच स्थित था मिरल। जनरल क्विंस दशकों से अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और आमतौर पर हर 3 या 4 साल में हमें उसके कारण नक्शा बदलना पड़ता है। अगर हमने प्रीरिड पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके मावेन पर आक्रमण करने की संभावना बहुत अधिक है। कमरे में मौजूद सभी लोग कयस से सहमत थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो? माइकल ने कयस को यह बताने के बजाय कि आगे क्या करना है, कैन से पूछा। उसने इस स्थिति को कैन के लिए एक परीक्षा के रूप में लेने का फैसला किया। हाँ, कैन ने आत्मविश्वास से कहा। उसने पहले से ही अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी। फिर माइकल ने मैक्सिन की ओर देखा। तुम्हारी क्या हालत है मैक्सिन? खनन कैसा चल रहा है? नई मशीनें और पुली सिस्टम अगले सप्ताह स्थापित किए जाएंगे मेरे प्रभु। उसके बाद खनन प्रक्रिया 300% तेज हो जाएगी। अच्छा, माइकल ने सिर हिलाया। आखिरकार उसने अपनी नज़र टिबेरियस की ओर घुमाई। हालांकि अपडेट पूछने के बजाय माइकल ने टिबेरियस को अपडेट दिया। हम उस पिशाच को जिंदा या मुर्दा पकड़ने जा रहे हैं। टिबेरियस को कहना पड़ता है, वह लूसीफर की बात सुनकर वाकई राहत महसूस कर रहा था। लोगन कैसा है? लोगन के गांव में जो कुछ हुआ उसके बाद टिबेरियस ने लोगन को फ्रीडम सिटी में बसने का प्रस्ताव दिया, जिस पर लोगन ने पूरे दिल से सहमति जताई। ऐसा नहीं था कि लोगन के पास कोई विकल्प था। बड़े आदमी को जीवित ग्रामीणों और उसकी पत्नी के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। वह एडजस्ट कर रहा है, टिबेरियस ने कहा। कयस, हवाई जहाज तैयार करो। हाँ मेरे प्रभु। कयस ने कमरे से बाहर जाने से पहले सिर झुकाया। मेरे प्रभु, वह चीज़ क्या है? इसने खुद को एक बड़ा पिशाच कहा। टिबेरियस ने संदेह से पूछा। यही तो हम पता लगाने जा रहे हैं। एक बात पक्की है, ये जीव बेहद खतरनाक हैं। माइकल पिशाचों से मोहित था। हालांकि वह सतर्क भी था क्योंकि वे आग ऊर्जा पर मुकदमा कर सकते थे। उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता पिशाचों के बारे में अधिक जानना था, मुख्य रूप से उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। वे कितने मजबूत हैं, उनका पदानुक्रम उनमें से कितने हैं, और अंत में उनका उद्देश्य क्या है। माइकल को इन सभी सवालों के जवाब चाहिए थे। मुझे यकीन है कि सबा यहाँ आपको उस जल्द ही मरने वाले बकवास के टुकड़े को खोजने में मदद कर सकती है, अयाग ने धमकी भरे अंदाज में कहा, जबकि सबा ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। टिबेरियस ने महसूस किया कि तापमान अचानक थोड़ा कम हो गया है। फिर उसने सफ़ेद सिर वाले की आंखों में तीव्र हत्या के इरादे को देखा।
किसी तरह इसने उसे डार्क क्वीन की याद दिला दी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि डार्क क्वीन कहाँ है। कैन अयाग की बातचीत में भाग लिए बिना चुप रहा। वह अपनी योजना में छोटे छोटे विवरणों को सुलझा रहा था जब तक कि माइकल ने पीरियड और मिरल के बीच आने वाले युद्ध से संबंधित कुछ नहीं कहा। इस युद्ध के बाद गुलामी जल्द ही समाप्त हो जाएगी, माइकल ने टिबेरियस को देखते हुए कहा। वह वास्तव में इस संबंध में लूसीफर के प्रति आभारी महसूस करता था। जैसा कि उसने वादा किया था, लूसीफर ने उन सभी लोगों के लिए एक नया राज्य बनाने में उसकी मदद की जिन्हें अमीरों ने गुलाम बना लिया था। चाहे मिरल और पीरियड को गिसेल के साथ मिला दिया जाए और एक बड़ा राज्य बन जाए या नहीं, टिबेरियस जानता था कि गुलामी जल्द ही खत्म होने वाली है। ये तैयार है मेरे प्रभु, मैक्सिन ने कैयस द्वारा एपीस के माध्यम से बताए जाने के बाद कहा। उसके शब्दों ने टिबेरियस को उसकी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाला जहां गुलामी का कोई अस्तित्व नहीं था। अंत में टिबेरियस को राहत मिली। हालांकि कैयस के जाने के बाद सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे अनंत काल बीत गया हो। अपने लोगों की सुरक्षा टिबेरियस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब जब पिशाचों ने उसी चीज़ को खतरे में डाल दिया था जिसकी वह रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, तो टिबेरियस बहुत नाराज था और उस खून चूसने वाले को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। टिबेरियस और मैक्सिन उसके सिंहासन के करीब चले गए जबकि वेदोरा माइकल के कंधे पर वापस कूद गया। अगले ही पल माइकल ने खुद को कैयस के एयरशिप में टेलीपोर्ट करने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। टिबेरियस को टेलीपोर्टेशन से नफरत थी, लेकिन अपनी आंखें बंद करने से उसे इसके बाद के प्रभावों से निपटने में मदद मिली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एयरशिप में खड़ा था। मैक्सिन ने कैयस को आदेश दिया कि जहां लोगन ने पिशाच से लड़ाई की थी वहां तक पहुंचो, जैसे कि उसने माइकल के विचार पढ़ लिए हों। दिन का उजाला सोने के ऐसे जटिल रूप से बुने हुए धागों के रूप में आया जो इतने हल्के थे कि इसका निर्माता केवल दिव्य। गंतव्य की ओर जाते समय माइकल अपनी आंखें बंद किए रहा। वह ध्यान कर रहा था और अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था। जब से उसने खुद को संपूर्ण बनने के लिए विलीन किया, तब से वह बेहद शक्तिशाली महसूस कर रहा था, जो उसके दिमाग को अस्थिर कर सकता था, जैसा कि स्पेक्ट्रे के साथ हुआ था। इसलिए उसने ध्यान जारी रखा, जिससे उसे अपने भीतर निष्क्रिय शक्तियों को नियंत्रित करने और उनसे जुड़ने में मदद मिली। लगभग आधे घंटे की उड़ान के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ऊपर से उनके नीचे जंगल के अलावा कुछ नहीं था। मैक्सिन और टिबेरियस की अपेक्षा के अनुसार नीचे उड़ने के बजाय माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से कई ड्रोन निकाले। दरवाजा खोलो, माइकल ने मैक्सिन को आदेश दिया क्योंकि वह ड्रोन के पीछे पीछे दरवाजे की ओर चली गई। वूश! जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख की आवाज़ के साथ एक शक्तिशाली सक्शन बल ने एयरशिप से सब कुछ चूसने की कोशिश की। मैक्सिन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और ड्रोन पहले से ही हवा में थे। माइकल ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी ड्रोनों की मैन्युअल रूप से निगरानी और नियंत्रण करने लगा। ड्रोन जंगल में ऐसे भिनभिना रहे थे जैसे फूलों से शहद निकालने की कोशिश में व्यस्त मधुमक्खियां हों। केवल इस परिदृश्य में वे पिशाचों के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे। मैक्सिन और टिबेरियस ने देखा कि कुछ मिनटों के बाद उसकी आंखें अचानक खुल रही थीं। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? अयाग ने पूछा। तुम दोनों यहीं रहो। माइकल का चेहरा उसके मुखौटे के नीचे गंभीर था। वे उसके चेहरे पर भाव नहीं देख पाए। फिर भी उन्होंने उससे असहमत होने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि टिबेरियस भी, जो पिशाच के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने में असमर्थ था। जब वह वेडोरा को अपने कंधे पर लेकर दरवाजे की ओर चल रहा था, मैक्सिन उसके पीछे पीछे चली गई। हुश! माइकल ने दरवाजा खोला और सब कुछ पहले की तरह ही हुआ। एक सेकंड बर्बाद किए बिना माइकल हवाई जहाज से बाहर कूद गया। वह उल्का की तरह हवा में उड़ गया। छतरी और अनगिनत शाखाओं को तोड़ते हुए माइकल और वेडोरा जमीन पर उतरे। माइकल ने टूटे हुए पेड़ों और समाशोधन को देखा जो पिशाच और लोगान के बीच लड़ाई के स्पष्ट संकेत थे। हालांकि उस दिन बारिश ने निशान और खून को मिटा दिया था, माइकल के पास उन निशानों को वापस लाने का एक तरीका था जो उसने बनाए थे। जरूरत है? क्या योजना है? अयाग ने जंगल के चारों ओर देखते हुए पूछा। मुझे उस दिशा से अजीब कंपन आ रहे हैं। सबा ने माइकल की अपेक्षा के अनुसार उनके दाहिने तरफ देखा। फिर भी सबा द्वारा महसूस किए जा रहे कंपन का पीछा करने से पहले माइकल को एक और परीक्षण की आवश्यकता थी। माइकल ने अपने चारों ओर अपना हाथ लहराया, हवा में एक पारदर्शी तरल छिड़का। जब औषधि के छोटे कण नीचे की जमीन के साथ मिल गए तो उनकी दृष्टि में कई चमकते पैरों के निशान दिखाई देने लगे। ये औषधि उस औषधि का बेहतर संस्करण थी जिसका उपयोग उसने जैक की हत्यास्थल पर किया था। औषधि से खून के धब्बे दिनों या महीनों बाद भी दिखाई देंगे। लगभग 99% पदचिह्न अव्यवस्थित और मानवीय थे, शेष 1% को छोड़कर। यह एक मानव पदचिह्न जैसा लग रहा था, हालांकि केवल पैरों के निशान ही उस स्थान की ओर ले जा रहे थे जहां माइकल ने एक विसंगति देखी थी। अगर यह पिशाच के पैरों के निशान हैं तो मुझे कहना होगा कि यह किसी इंसान के पैरों के निशान से बहुत मिलते जुलते हैं।
सिस्टम, अगर हालात खराब होते हैं तो वेदोरा को वापस एयरशिप में टेलीपोर्ट कर दें। हालांकि मुझे संदेह है कि ऐसा होगा, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया। हाँ, चूंकि वेदोरा परिचित था, इसलिए उसे अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने वेदोरा को अपना परिचित बनाने से पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया था। माइकल ने पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र पर बारीकी से नज़र रखते हुए पैरों के निशानों का अनुसरण किया। इसके अलावा ड्रोन भी उनके आसपास मंडरा रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उन पर घात लगाकर हमला न करे। जंगल में उन्होंने ट्रैक का अनुसरण करते हुए कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जंगल अंधेरा और उदास था। पेड़ एक अनसुनी धुन पर नाच रहे थे, हवा में अपने गीत फुसफुसा रहे थे। यहाँ शक्तिशाली पेड़ों की छाया में हर तरह का जीवन था, विनम्र भरिंग से लेकर जहरीले सांप तक। उनकी यात्रा तब समाप्त हुई जब उन्होंने देखा कि चमकते पैरों के निशान अब नहीं मिल रहे थे। यहीं पर माइकल की एक्स-रे दृष्टि सामने आई। जो अनगिनत पेड़ों जैसा लग रहा था और कीचड़ भरी जमीन नसों और जड़ों से घिरी हुई थी, जो वर्षावन की सही तस्वीर लग रही थी, वह बिल्कुल भी जंगल नहीं थी। यह एक भ्रम था और माइकल अपनी एक्स-रे दृष्टि की बदौलत इस भ्रम को देख सकता था। इग्निटिया, माइकल ने अपनी उंगली सीधे उनके ऊपर एक पेड़ की शाखा की ओर इशारा की। जिस क्षण बिजली की चिंगारी शाखा पर गिरी, वेदोरा ने उनके सामने का दृश्य टिमटिमाता हुआ देखा। जल्द ही जिस जंगल को उन्होंने अभी कुछ देर पहले देखा था, वह पूरी तरह से अस्तित्व से गायब हो गया। एक उदास धूसर क्षेत्र ने उनका स्वागत किया और दूरी पर उन्होंने रक्त लाल आकाश के नीचे एक प्राचीन महल देखा। अध्याय 479 पिशाचों का महल 2। सिस्टम, जिस क्षण आपको ऐसा कोई खतरा महसूस हो जिसे हम संभाल नहीं सकते, एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदें और मुझे टेलीपोर्ट करें। माइकल ने सिस्टम से टेलीपैथिक रूप से बात की। वह एक पॉकेट आयाम में खड़ा था जो अंधेरे जंगल में एक जैसा था। जहां तक उसकी पर्यावरण स्कैनिंग पहुंच सकती थी, स्कैनिंग में कोई जीवित प्राणी नहीं मिला। वह जानता था कि इसका मतलब यह नहीं था कि वह आयाम में अकेला था। एक बार फिर उसने खूनी निशानों को प्रकट करने के लिए हवा में औषधि छिड़कते हुए अपना हाथ उठाया। ये जगह अजीब लग रही है, सबा ने अजीब महल के मैदान को देखते हुए टिप्पणी की। वहां अनगिनत कंकाल थे जो विशालकाय पक्षियों की तरह लग रहे थे, जो लाल रेत में आधे दबे हुए थे। वह पिशाच द्वारा छोड़े गए खूनी पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए महल में गया। वह महल की ओर जाने वाली 30 सीढ़ियों तक पहुंच गया था, फिर भी वहां कोई गार्ड, सुरक्षा या ऐसा कुछ भी नहीं था। माइकल बिना किसी डर के सीढ़ियों पर चढ़ गया। जब से उसने अपनी आत्मा के टुकड़ों को फिर से एक साथ मिलाया, तब से उसे शायद ही कोई डर लगा हो। इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर से रहित था, वह बस बदल गया था। इससे पहले जब उसकी आत्मा 3 भागों में विभाजित हो गई थी, तो वह थोड़ा घबरा गया होगा। जब वे सीढ़ियों पर चढ़े और विशाल ओक के दरवाजे के दोनों ओर सैनिकों की 2 मूर्तियां देखीं। मुझे 2 जीवन संकेत महसूस हो रहे हैं, सबा ने ये कहने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच माइकल ने दरवाजा खोला, खाली उदास सिंहासन कक्ष को प्रकट किया। जैसे ही वह सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ, उसका स्वागत 12 चूना पत्थर के स्तंभों में से प्रत्येक से लटकी हुई पतली अंगारों द्वारा किया गया, जिसने सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन कर दिया और हर चीज को लाल चमक में ढक दिया। धनुषाकार छत से लटके विशाल झूमर टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि मूर्तियां और गोगोल इस शानदार हॉल के पत्थर के फर्श पर नीचे देख रहे थे। एक रक्त लाल गलीचा पूरे कमरे को 2 हिस्सों में विभाजित करता है और हॉल के दोनों ओर पतले लोगों से मेल खाता है, जबकि दीवारों से चमकीली मार्जिन वाले रिबन बैनर लटके हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच एक मशाल लटकी हुई है, वे सभी जलाए गए हैं और बदले में विभिन्न आकृतियों के मोज़ाइक को रोशन करते हैं। विशाल रंगीन कांच की खिड़कियों के बगल में बैनर के समान चेस्टनट रंग के पर्दे थे। पर्दों को चमकीले किनारों और सजावटी युक्तियों से सजाया गया है। सिंहासन कक्ष की सजावट और भव्यता के बावजूद, इसमें वह चीज़ नहीं थी जो सिंहासन कक्ष में नहीं होनी चाहिए, सिंहासन। सिंहासन कक्ष में कोई सिंहासन नहीं था। जहां सिंहासन होना चाहिए था वहां 4 फीट का खंभा था। खंभे के ऊपर एक चीनी मिट्टी का कटोरा देखा जा सकता था। पिशाच कहाँ हैं? क्या वे घमंडी कमीने हैं जो सोचते हैं कि कोई भी उनके महल में नहीं घुस सकता, या वे मर चुके हैं? बंजर भूमि और खाली सिंहासन कक्ष को देखकर अयाग खुद को पूछने से नहीं रोक सका। मैंने तुमसे कहा था, मुझे 2 जीवित प्राणियों का आभास हो रहा है। वे नीचे हैं, सबा ने माइकल के खंभे की ओर चलते हुए बताया। जब वह चल रहा था, अयाग ने सीढ़ियों की तलाश में इधर उधर देखा। हालांकि उसे कोई नहीं मिला। सिंहासन कक्ष में कोई अन्य कमरा, सीढ़ियां या ऐसा कुछ भी नहीं था जो महल के अन्य हिस्सों की ओर जाता हो। मुझे कोई सीढ़ियां नहीं दिख रही हैं, अयाग ने माइकल के चेहरे के किनारे पर सिर मारा। क्योंकि वहां कोई सीढ़ियां नहीं हैं, माइकल ने शांति से कहा। सिस्टम, इस खंभे को स्कैन करें, उसने सिस्टम से कहा, 1000 बदमाश अंक देकर। होस्ट को इस लिफ्ट को सक्रिय करने के लिए एक पिशाच के खून की आवश्यकता है। चूंकि आपके पास कोई नहीं है, इसलिए आपको लिफ्ट को हैक करने के लिए सिस्टम को अतिरिक्त 4000 बदमाश अंक देने होंगे। इसे हैक करें।
वेदोरा ने देखा कि जमीन नीचे की ओर कांप रही थी क्योंकि जमीन नीचे की ओर गिरने लगी थी। एक लिफ्ट, दिलचस्प, माइकल खुश था। कुछ ने मुझे बताया कि पिशाच बाकी दुनिया की तुलना में थोड़े या हास्यास्पद रूप से उन्नत हो सकते हैं। ये पहली बार था जब उसने इस दुनिया में लिफ्ट देखी थी। लिफ्ट रुकने से पहले लगभग 10 मिनट तक नीचे उतरती रही। उनके सामने की दीवार धीरे धीरे खुली और मशालों से जगमगाता एक और उदास हॉल दिखाई दिया। ऊपर के सिंहासन हॉल के विपरीत, ये हॉल ज्यादा अंधेरा और उदास था और हॉल के अंत में एक बड़ी गोल मेज थी। वे दोनों कहाँ हैं? अयाग ने सबा से पूछा। वहाँ, सबा ने गोल मेज के पास देखा। तुम्हें इसकी गंध आ रही है? सबा ने पूछा। इस जगह से खून की बदबू आ रही है, अयाग ने हवा में एक झोंका लिया और कहा। जैसा कि वे कह रहे थे, उस जगह से वाकई खून की बदबू आ रही थी। ईमानदारी से कहें तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। माइकल कल्पना कर सकता था कि यहाँ किस तरह की भयावहता हुई होगी या हवा में इस तरह का बदलाव आने के लिए कितना खून बहा होगा। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति यहाँ घुसता तो उसे उल्टी आ जाती। हवा को फिल्टर करने के लिए बनाए गए अपने मास्क के साथ भी वह खून की गंध सूंघ सकता था। वहाँ एक दरवाज़ा है। जब वे गोल मेज के पास पहुंचे तो उन्होंने दीवार के किनारे एक धातु का दरवाज़ा देखा। धातु के दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है, ये तुरंत जांचने के बजाय माइकल गोल मेज के ऊपर से कूद गया क्योंकि वहाँ खूनी पैरों के निशान खत्म हो गए थे और खून के बहुत बड़े छींटे देखे जा सकते थे। मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह हमारा महान पिशाच है, अयाग ने कहा, जबकि सबा और कैन ने सिर हिलाया। माइकल सूखे खून की जांच करने के लिए नीचे बैठा। तुम क्या कर रहे हो? अयाग ने देखा कि माइकल जमीन से सूखे खून को खुरच रहा था और खून के टुकड़ों को एक शीशी में डाल रहा था। संभव है कि उनकी यहाँ बैठक हुई हो और पिशाच पदानुक्रम में उच्च अधिकारियों ने गवाहों को छोड़ने के लिए महान पिशाच को मार डाला हो। कैन ने मेज के चारों ओर कुर्सियां देखीं और बिंदुओं को जोड़ा। अयाग और सबा ने सिर हिलाया क्योंकि कैन के शब्दों का अर्थ समझ में आया। हमें वहां मौजूद व्यक्ति से क्यों नहीं पूछना चाहिए? माइकल ने धातु के दरवाजे की ओर इशारा किया। माइकल शांति से दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन इससे पहले उसने स्पाइडर को हॉल के चारों ओर रखा और दरवाजे और फर्श के बीच की खाई से कुछ को भेजा ताकि ये देखा जा सके कि दूसरी तरफ क्या है। उसके ड्रोन अभी भी महल के मैदान के चारों ओर उड़ रहे थे, ये देखने के लिए कि कोई आ रहा है या नहीं, लेकिन अब तक ड्रोन को कोई नहीं मिला। महल का मैदान खाली था। माइकल का शांत चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने धातु के दरवाजे को लात मारकर खोला। धमाका! धातु का दरवाजा दूसरी तरफ हॉल में गोली की तरह उड़ गया और हॉल के अंत में एक लबादा पहने हुए व्यक्ति को प्रकट किया। वेडोरा लबादा पहने हुए व्यक्ति के सामने एक खंभे से बंधी हुई एक और आकृति देख सकती थी। ठीक समय पर मैं संरक्षक रक्त से बीमार हो रहा था। क्लोक फिगर की ठंडी आवाज़ खाली अंधेरे हॉल में गूंज उठी। हॉल में कोई भी चीज़ मुश्किल से दिखाई दे रही थी और अगर क्लोक फिगर के ठीक ऊपर छत से थोड़ी रोशनी न आती तो हॉल पूरी तरह से काला हो जाता। आकृति धीरे धीरे किसी फिल्म के सुपर विलेन की तरह घूमी। क्लोक उतारने में फिगर को बहुत समय लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, माइकल हैरान रह गया क्योंकि उसने उसे बहुत पहले देखा था। विक्टर, ये विक्टर था, वही विक्टर जिसे उसने फीनिक्स द्वीप पर देखा था जहां उसका लॉर्ड जूलियस के साथ संघर्ष हुआ था। उस समय विक्टर एक कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा था। दूसरी ओर विक्टर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने वाला आदमी घोस्ट था। अगर उसे पता भी होता तो भी माइकल को नहीं लगता था कि विक्टर को इसकी परवाह होगी। 3 सिर वाला हाइड्रा, विदेशी। विक्टर ने अपने होंठ चाटे और जब उसने ऐसा किया तो माइकल ने उसके मुंह से पिशाच के नुकीले दांत निकलते देखे। वे फिल्मों में दिखाए गए दांतों से ज्यादा लंबे और खतरनाक थे। पिशाच से ज्यादा विदेशी नहीं, माइकल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि विक्टर के चेहरे पर मुस्कान बुराई में बदल गई। अंधकार तुम्हें आशीर्वाद देता है, विक्टर ने दहाड़ लगाए। अगले ही पल विक्टर लाल धुएं के बादल में बदल गया। वेदोरा के इधर उधर देखने पर धुआं गायब हो गया। विक्टर के गायब हो जाने के बाद वे खंभे से बंधी लड़की को देख पाए। लड़की का सिर उसके सिर पर बोरी के नीचे छिपा हुआ था और उसके शरीर का यही एकमात्र हिस्सा था जो कुछ हद तक ढका हुआ था क्योंकि वह नग्न खड़ी थी। उसका शरीर उसके अपने खून से लथपथ था। वेदोरा ने करीब से देखा, पाया कि लड़की खंभे से बंधी नहीं थी, बल्कि उसके हाथ, पैर और पेट के जरिए खंभे से कील ठोंकी गई थी। वह यीशु की तरह दिख रही थी, सिवाय इसके कि वह ज्यादा खून से लथपथ, नग्न थी और उसके शरीर पर कई काटने के निशान थे। ये स्पष्ट था कि पिशाच उसे ऐसे चबा रहे थे जैसे वह किसी जीवित रक्त की थैली हो। ये देखकर माइकल को गुस्सा आ गया। हमारे पीछे, सबा ने चिल्लाते हुए कहा, विक्टर की मौजूदगी को महसूस करते हुए। विक्टर ने माइकल को अपनी बाहों में भर लिया और जैसे ही वह माइकल की गर्दन में अपने दांत गड़ाने वाला था, उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। विक्टर तुरंत माइकल से दूर कूद गया और दर्द से चीखने लगा। विक्टर के कवच को जलाने के लिए बस एक काली लपट ही काफ़ी थी। मुझे लगा कि पिशाच ज्यादा शक्तिशाली होंगे। माइकल ने अपना हाथ उठाया और विक्टर के चारों ओर की परछाइयां ऐसे हिलने लगी मानो वे जीवित हो गई हों और उनके अंग विकसित हो गए हों।
उन्होंने तुरंत विक्टर को पकड़ लिया। तुम्हें अंधेरे से शक्तियां मिलती हैं, लेकिन मैं हूं। माइकल ने झटका मारा और अपना हाथ खींचा और विक्टर सीधे उसके हाथ में आ गया। अंधकार, गोली मारना। माइकल ने एक हाथ से विक्टर की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से छिपा हुआ ब्लेड अपनी म्यान से बाहर आ गया। माइकल ने छिपे हुए ब्लेड को घुमाया, विक्टर के दाहिने हाथ को उसके कंधे से काट दिया। विक्टर दर्द से चीख उठा। हालांकि दायां हाथ कुछ सेकंड में वापस बढ़ गया। पुनर्जनन। माइकल की जिज्ञासा बस बढ़ गई थी। विक्टर ने अपने नए विकसित हाथ का उपयोग करके वापस लड़ने की कोशिश की। उसने एक बार फिर विक्टर का हाथ काट दिया, लेकिन इस बार उसने कंधे को जलाने के लिए काली लपटों का इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं, माइकल ने एक कमज़ोर आवाज़ सुनी जब विक्टर दर्द में चिल्ला रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और नग्न लड़की को अपने पैर हिलाते हुए देखा। उसे और चिल्लाना चाहिए। हालांकि लड़की की आवाज़ इतनी कमज़ोर थी मानो वह मरने की कगार पर हो, लेकिन ये दर्द और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। तुमने महिला को सुना, इस बार अयाग बोला। फिर उसने चमकदार नीली लपटों को सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला। विक्टर चिल्ला रहा था क्योंकि नीली लपटें उसके शरीर को मार्शमेलो की तरह जला रही थीं। उसका शरीर उतनी ही तेजी से ठीक हो रहा था जितनी तेजी से अयाग ने उसे जलाया था। फिर भी वह भयंकर दर्द में चिल्ला रहा था। अगर तुम बैकअप की उम्मीद कर रहे हो तो मत करो। माइकल ने अपना हाथ उठाया क्योंकि अयाग ने उसे जलाना बंद कर दिया। मैंने महल में सभी निगरानी सरणियों और रूनों को हटा दिया। माइकल के शांत शब्दों ने विक्टर को चौंका दिया और उसकी उम्मीद को नष्ट कर दिया। वह चारा बनने के लिए सहमत हो गया, ये सोचकर कि जब या अगर चीज़ें खराब होती हैं तो एल्डर वैम्पायर उसके बचाव में आएंगे। महल में क्या हो रहा था, ये जानने का एकमात्र तरीका महल के चारों ओर लगाए गए निगरानी रूनों और सरणियों के माध्यम से था। यहाँ तक कि वेदोरा को भी पता नहीं था कि उसने ऐसा कब किया और वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। क्या तुमने सोचा था कि मैं स्वेच्छा से जाल में फंस जाऊंगा? माइकल की दुष्ट हंसी महल में गूंज उठी। पुलच। इस बार माइकल की कलाई से एक बड़ी सुई निकली जिसने विक्टर के रक्त प्रवाह में एक शक्तिशाली नॉकआउट औषधि इंजेक्ट की। अंत में उसकी चीखें और शरीर का हिलना बंद हो गया। उसने विक्टर को उसकी गर्दन से पकड़कर लड़की के पास खींच लिया। फिर उसने उसके ऊपर से बोरी को पकड़ा और उसका चेहरा देखने के लिए उसे दूर खींच लिया। पीटन। अध्याय 480। क्या पेटेन को संरक्षकों के विरुद्ध किया जा सकता है? माइकल वेदोरा की तरह आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि माइकल को पता था कि यह पेटेन है, इससे पहले कि वह उसके सिर के चारों ओर से बोरी हटाता। उसने टिरियाना और अल्फा संरक्षक को पेटेन के नेतृत्व में लापता संरक्षकों के बारे में बात करते सुना और विक्टर ने उसे बताया कि वह संरक्षक के खून से तंग आ चुका है। माइकल ने बिंदुओं को जोड़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पेटेन था। पेटेन का चेहरा इस तरह से खराब हो गया था जैसे कि पिशाच उसका खून पी रहे हों और किसी बीमार आनंद के लिए उसे पीट रहे हों। माइकल संरक्षकों से नफरत करता था लेकिन कोई भी ऐसा करने का हकदार नहीं था। पेटेन मुश्किल से यह शब्द बोल पा रही थी। मुझे लगता है कि हमें उसे उसके दुख से बाहर निकालना चाहिए, अयाग ने आह भरी। यहाँ तक कि अयाग जिसे गया का व्यक्तित्व विरासत में मिला था, वह भी पेटेन के लिए दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। नहीं, माइकल ने धीरे से उसके खून से लथपथ कंधे को पकड़ा, उसे जिंदा रखने के लिए थोड़ी सी हीलिंग पोशन का इंजेक्शन लगाया और अगर वह हीरो बनने की कोशिश करती है तो उसे खत्म करने के लिए ब्लड टॉनिक दिया। हालांकि माइकल को संदेह था कि वह ऐसा करेगी। क्या आप डार्क लॉर्ड हैं? पीटन को जवाब देने के बजाय माइकल ने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और नाखूनों को हटाने से पहले उसके नग्न शरीर को ढक दिया। सिस्टम, हमें क्रिप्ट में टेलीपोर्ट करें। माइकल ने सिस्टम की इच्छा जताई। चूंकि माइकल पीटन और विक्टर के साथ था, इसलिए वह रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए सिस्टम ने खुशी खुशी 10,000 बेडेस पॉइंट के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदा और इसका इस्तेमाल उन्हें वैम्पायर कैसल से दूर टेलीपोर्ट करने के लिए किया, लेकिन टेलीपोर्टेशन रून छोड़ने से पहले नहीं। डुलर और जेसी अल्फा मरे हुए लोगों के अंदर दिमाग को नियंत्रित करने वाले चिप्स लगा रहे थे। तभी अचानक हॉल के बीच में डार्क लॉर्ड अचानक हवा से प्रकट हो गया। जारी रखें। माइकल अपने काम पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने 20 अल्फा मरे लोगों को सुपर सैनिकों की तरह आराम से खड़े होते हुए नहीं देखा। सबसे पहले माइकल ने विक्टर को बहुत सारे लकवाग्रस्त जहर और डर के विष का इंजेक्शन लगाया। फिर उसने पीटन को एक बड़ी ओक टेबल और अपने सिंहासन के सामने एक कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। पीटन इतनी सदमे में थी कि इधर उधर देख भी नहीं पा रही थी। उसकी मृत आंखों में वह चमक नहीं थी जो माइकल ने उन्हें पहले मिलने पर देखी थी। वह केवल कल्पना कर सकता था कि वह किस दौर से गुजरी होगी। तुम्हें ये देखना चाहिए। माइकल ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि पीटन के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। पेटेन का ध्यान तुरंत उस फीड पर गया जो दिखाई दी। उसने तिरियाना और उस व्यक्ति के जाने पहचाने चेहरे देखे जिसे वह सबसे अधिक मानती थी, तनुलिया उर्फ हंटर गार्डियंस की अल्फा गार्डियन। पेटेन ने इन गार्डियंस को भर्ती किया और यह क्या है तेरी? उसने जिस आखिरी सदस्य को भर्ती किया वह सबरीना है।
सबरीना विंस्टन, नूह की छोटी बहन। वह क्या सोच रही थी? उसने किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती किया जो गार्डियन भी नहीं है। वह कुतिया बेकार है, लेकिन वह नहीं। अगर हम सबरीना को खो देते हैं और नूह को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन हमारी वजह से मर गई, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फीड बंद हो गई क्योंकि वेदोरा को उम्मीद थी कि पीटन से कुछ गुस्सा निकलेगा। हालांकि पीटन ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। उसकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वह अपने मन में क्या सोच रही थी। माइकल ने फीड को लूप पर रखकर उसके साथ दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। वह कुतिया बेकार है, लेकिन वह नहीं। पीटन एक साथ कई भावनाओं को महसूस कर रही थी। हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। दक्षिणी महाद्वीप के हर एक अभिभावक से तुरंत संपर्क करें। मैं कोड रेड को अधिकृत कर रहा हूं। सभी और किसी भी संसाधन का उपयोग करें। मुझे सबरीना को जल्द से जल्द ढूंढना है। मैं अन्य अल्फा से संपर्क करूंगा। फीड में तनुलिया के ये शब्द कहने के बाद माइकल ने टेबल पर थपथपाया। तुम्हारी भक्ति गलत है, पीटन। तुमने उसे सुना, उनके लिए तुमने अपना पूरा जीवन गिल्ड को समर्पित कर दिया है। माइकल ने एक पल के लिए विराम लिया। व्यय योग्य। माइकल ने सिस्टम को फिर से फीड चलाने की इच्छा जताई, जिससे पीटन के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। पीटन अपनी आंखें आईने से हटा नहीं पा रही थी। उसे बहुत धोखा महसूस हो रहा था क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। वह यातना कक्ष में पिशाचों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसका खून चूसे जाने के दिनों की गिनती भूल गई। उस समय उसे अल्फा संरक्षकों और शिकारी संरक्षकों से उम्मीद थी कि वे उसे बचाने आएंगे। पिशाचों ने बिना रुके हर एक मिनट में उसे प्रताड़ित किया। हर एक दिन उन्होंने उसका यौन शोषण किया, उसके शरीर के हर हिस्से से उसका खून चूसा, मजे के लिए उसका मांस काटा और उसे ठीक किया ताकि वे फिर से सब कुछ शुरू कर सकें। कुछ भी उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाया क्योंकि उसने उनके साथ जो कुछ भी किया उसे सहा। हालांकि तनुलिया के शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई और उसे पिशाचों से कहीं ज्यादा दर्द पहुंचाया। ये तथाकथित संरक्षकों का असली चेहरा है पीटन। पीटन को अपना मुंह खोलने में कई मिनट लग गए। तुमने मुझे क्यों बचाया? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, पूरी तरह से वेदोरा से नजरें मिलाने से बचते हुए। क्योंकि तुम जो कुछ भी झेल रहे हो उसके लायक नहीं हो और मैं केवल उन लोगों को सजा देता हूं जो सजा के हकदार हैं। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे यकीन है कि वे परेड के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे, अयाग ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। भले ही वे तुम्हें जेल में न डालें या संरक्षकों के पास जो कुछ भी है, तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा, कैन ने पीटन को सूचित किया। अपने भाई बहनों की बातें सुनने के बाद सबा ने भी उसे अपनी बात कहने का फैसला किया। तुम्हें वास्तव में सोचना चाहिए कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो पीटन। वे अब तुम्हारे विश्वास और वफादारी के लायक नहीं हैं। अगर वह न होता जिसे तुम लोगों ने दुष्ट कहा था, तो तुम अभी भी उस नरक में होते। तुम्हारा संघ खुद को संरक्षक कहता है, लेकिन वे खुद की रक्षा करने में विफल रहे। अगर वे चाहते तो वे सबरीना को खोजने में खर्च किए जा रहे संसाधनों का इस्तेमाल तुम्हें, तुम्हारी टीम को बचाने और पिशाचों को खत्म करने में कर सकते थे। माइकल ने सबा को बोलने दिया। वह देख सकता था कि पीटन गुस्से में कांप रही थी और उसकी रक्त लाल आंखें और उसकी त्वचा से उभरी हुई नसें उसके गुस्से को स्पष्ट कर रही थीं। वे शायद पिशाचों के बारे में जानते भी नहीं हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति की तलाश में बहुत व्यस्त हैं। जिस क्षण तुम अपने संघ में वापस लौटोगे, वे तुम्हारे साथ उत्तरजीवी की बजाय एक गद्दार की तरह व्यवहार करेंगे। अपने आप पर एक एहसान करो, संरक्षकों और महान कुलों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। वे वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। जब पाइटन वेडोरा को घूर रहा था, माइकल ने स्पाइडर को उसके बालों में घुसाया, फिर उसकी गर्दन के पीछे के कट के माध्यम से उसकी त्वचा में घुसाया। आईने में एक लंबी नज़र डालें और सोचें कि आपकी वफादारी कहाँ होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों में शामिल हुए थे। अगर आप अभी भी ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे ढूंढें। माइकल ने एलोन महाद्वीप में किसी एकांत स्थान के साथ चिन्हित एक कार्ड खिसकाया। अगले ही पल माइकल ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि पाइटन क्रिप्ट से गायब हो गया। वेदोरा को उम्मीद नहीं थी कि माइकल पाइटन को दूर भेज देगा क्योंकि उन्हें लगा कि वह उसे अभिभावकों के खिलाफ कर देगा या कम से कम उससे अभिभावकों के बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी प्राप्त करेगा। तुमने क्या बकवास की? मुझे लगा कि हम उसे उसके लोगों के खिलाफ करने के करीब पहुंच रहे हैं, अयाग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। वह अब बहुत भावुक हो गई है। हमने उसके दिल में क्रोध और विश्वासघात का बीज बो दिया है। चलो इसे बढ़ने और एक विशाल पेड़ बनने के लिए कुछ समय दें। फिर हमें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हमारे पास आएगी। माइकल को पूरा भरोसा था। तनुलिया और तिरियाना की बात सुनने के बाद पीटन के लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उन लोगों ने धोखा दिया था जिन पर वह भरोसा करती थी, जो उसे कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और पीटन के विश्वासों को हिला देगा। मुझे उम्मीद है कि वह हमारे और हर चीज़ के बारे में बकवास नहीं करेगी, अयाग ने कहा। वह नहीं करेगी। माइकल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
अगर उसने कोशिश की तो माइकल को पता चल जाएगा और वह उसे तुरंत मारने के लिए उसके शरीर में नैनाइट्स को सक्रिय कर देगा। सूर्य अपनी नींद से धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था और अपनी सुनहरी किरणों से सनराइज संप्रदाय की हरी पहाड़ियों को रंग रहा था। सुबह का समय शिष्यों के लिए एक और दिन उनके अद्भुत संप्रदाय में बिताने के वादे के रूप में आया। छात्रों का एक समूह चमकीले चेहरों के साथ कांच से बने एक विशाल गुंबद की ओर झुंड में आ रहा था। आज वे सबसे बड़े हर्बल गार्डन से पके हुए फल और जड़ी बूटियां काटने जा रहे थे। एलोन महाद्वीप के सभी संप्रदायों में 2 साल पहले के विपरीत सनराइज संप्रदाय शिष्यों से भरा हुआ था। ये जगह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत दिख रही थी। कई नई इमारतें, शिक्षक, फव्वारे और अंदर बाहर जाने वाली गाड़ियां थीं। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां विभिन्न कुलीनों की थीं जो अपने बच्चों को संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सनराइज संप्रदाय एलोन में सबसे अच्छे संप्रदायों में से एक बन गया था। उस समय एक हरे बालों वाली सुंदरी छात्रों की भीड़ के बीच से अपने हाथ में किताबों का ढेर लेकर हर्बल गार्डन की ओर भाग रही थी। गुड मॉर्निंग मिस ओलिविया, गुड मॉर्निंग मिस ओलिविया, सुप्रभात मिस ओलिविया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छात्र ओलिविया का अभिवादन कर रहे थे और उसके रास्ते से हट रहे थे। आज घोस्ट द्वारा दिए गए असाइनमेंट का आखिरी दिन था और उसे ठीक ठीक 128 जड़ी बूटियां काटनी थीं। बगीचे में जाने की जल्दी में उसने अपनी एक किताब गिरा दी। उसे तब तक पता नहीं चला जब तक किसी ने उसे पीछे से आवाज़ नहीं दी। तुमने ये गिरा दिया? ओलिविया के दिमाग ने महसूस किया कि छात्रों की गपशप अचानक गायब हो गई, जैसे कि किसी ने उसके आसपास के शोर को बंद कर दिया हो। जब उसने चेहरा पहचाना तो उसका शरीर उसके रास्ते में जम गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने पलट कर देखा और अपने गुरु को देखा। घोस्ट उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शिक्षक, उसने चौंक कर अपने हाथ में रखी किताबों के ढेर को लगभग नीचे रख दिया। अधिकांश छात्र जो संप्रदाय में नए थे और जिन्होंने घोस्ट को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, वे भी दंग रह गए। वे बस अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देख रहे थे। माइकल ओलिविया की ओर चला गया, जो उसके द्वारा दिए गए आश्चर्य के कारण कांप रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि घोस्ट अगले 3 महीनों तक वापस आएगा। शिक्षक, आप वापस आ गए हैं। हाँ, चलो संप्रदाय नेता क्लेयर और सभी से मिलते हैं। माइकल को अपने सिर में बजने वाली सूचनाओं की आवाज़ बहुत पसंद थी, जो उसे बदमाश अंक प्रदान करती थीं। संप्रदाय को छोड़े हुए उसे 3 महीने हो चुके थे और अगर उसका गणित सही था तो उसके पास इकट्ठा करने के लिए 50 मिलियन सोने के सिक्के होंगे। अब समय आ गया था कि वह उन सिक्कों को बैंकर फंक्शन का उपयोग करके बदमाश अंकों में बदल दे और सिस्टम को अपग्रेड करे ताकि उसके पास और अधिक अधीनस्थ हो सकें। जैसे ही वह यहाँ समाप्त करता है, वह अंततः डार्क फॉरेस्ट में विक्टर से पूछताछ शुरू कर सकता है।